हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लॉन्ग टाइम नो सी, ये बात। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बड़े दिनों के बाद मिले सर। हाँ, 2-3 दिन हो गए ना। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 8 बजे का टाइम ठीक रहता है सर। हाँ, 8 o'clock टाइम इज गुड टाइम टू एक्चुअली लाइक नो स्टार्ट द डे एज वेल। हमको भी थोड़ा मोटिवेशन रह जाता है उठने के लिए। ऐसे तो उठ जाता है बट एक आध दिन सुस्ती रह जाती है फिर। खैर चलते हैं आगे। हम लोग कहाँ डिस्कस कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग अबाउट द दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में हमने कल क्या पढ़ा था? कल या मतलब इकोनॉमी साइड हमने खत्म की थी ना सल्तनत की सर। सो वी हैड डिस्कस्ड इकोनॉमी साइड ऑफ दिल्ली सल्तनत, राइट? सो आज हम लोग कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चलेंगे और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे इनटू द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ दी मेनली आर्ट एंड कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर एज वेल सर। तो आज एक टॉपिक बाकी है, वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन खत्म करके विल बी स्टार्टिंग विद द कल्चरल साइड है ना, और फिर आज लिटरेचर से शुरू करेंगे, पहले एजुकेशन से शुरू करेंगे और उसके बाद देन विल जंप ओवर टू दी लिटरेचर एंड देन फाइनली टू द आर्किटेक्चर सर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ कल या परसों में हमारा सल्तनत का आस्पेक्ट खत्म हो जाएगा और फिर कल ही या परसों से विल बी स्टार्टिंग विद रीजनल आर्किटेक्चर, रीजनल स्टेट्स एज वेल। क्या रीजनल स्टेट्स का एक ओवरव्यू लेंगे, मतलब जौनपुर है, गुजरात है या दक्कन हो गया सर। ठीक है, दक्कन में तो क्या ज्यादातर हमने देख लिया, काकटिया जरूर सबको, बट उस टाइम के कंटेम्प्रेरी जो कंडीशंस, बहमनी किंगडम उभर के आया, फिर विजयनगर निकल के आया सर। ठीक है, तो उन सबका थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेंगे। विजयनगर में थोड़ा टाइम देंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं। बाकी रीजनल स्टेट से तो क्या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन आपको राजपूत किंगडम से आते हैं, मतलब संग्राम सिंह के ऊपर आए हैं, राणा संगा के ऊपर क्वेश्चन आए हुए, तो उसके रिलेटेड भी डिस्कशन और चर्चा कर लेंगे सर। ठीक है, तो सभी को मोस्ट वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। जो भी नए विद्यार्थी है उनके लिए एक एडवाइस रहेगी कि आप पुराने लेक्चर्स कंटेम्प्रेरी देखने की शुरुआत करिए और कोई क्वेरी हो तो यहाँ पूछ दीजिएगा सर। ठीक है, तो समवन वाज आस्किंग अभी मॉडर्न कब शुरू होगा? मॉडर्न शुरू हो जाएगा मिड दिसंबर में सर, समवेयर इन मिड दिसंबर और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर है। तो आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड एएसएपी सर, है ना, बट हो नहीं रहा है। क्वेश्चन देखकर हर बार लगता है कि यार ये टॉपिक छूट जाएगा, है ना, समझे नहीं समझे, और फिर बिना क्वेश्चन देखे तैयारी करेंगे तो आपको लगेगा कि सिलेबस हो गया है। तो कल मैं ऑल इंडिया रैंक 37 के साथ डिस्कशन कर रहा था। विनायक नरवड़े नाम है उनका। तो विनायक नरवड़े उनका एक इंटरव्यू यूट्यूब के ऊपर आएगा सर। ठीक है मेरा, तो वो बता रहे थे कि उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने जीएस जब किया था तो उसमें प्रीवियस के क्वेश्चन ही नहीं देखे थे, ही हैड नॉट सीन द प्रीवियस क्वेश्चन, समझे। एंड इट रिजल्टेड इनटू अ ह्यूज लॉस फॉर हिम, क्योंकि उनको लगा कि करंट अफेयर सेंट्रिक क्वेश्चन आते हैं जीएस के अंदर, और फिर जीएस के पेपर के अंदर ऐसी सिचुएशन हुई जहां करंट सेंट्रिक क्वेश्चन आए नहीं सर, समझे। एंड देन यू विल फाइंड जो पूरी की पूरी तैयारी थी उल्टी हो गई और मार्क्स फिर कम मिले सर, है ना। तो जस्ट अ सेकंड। चलिए सर, है ना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग डिस्कस करवा रहे थे प्रीवियस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका पूरा पिक्चर भी क्लियर हो जाएगा कि वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड, है ना, हम कहाँ पे है सर। नाउ यू विल बी इन द लाइव क्लास, ओके दैट्स ऑलराइट सलोनी, आप लाइव अटेंड करो और प्रीवियस के पिछले क्लासेस की रिकॉर्डिंग देख लीजिए, है ना। चलिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे दिल्ली सल्तनत में और हम लोग चर्चा में ले रहे थे रिगार्डिंग द थर्ड अर्बनाइजेशन, है ना। तो मूलतः से कहने की बात ये थी कि जब हमने सल्तनत की पढ़ने की शुरुआत की तो वी हैड सीन दी एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, हमने एग्रीकल्चर को देखा सबसे पहले सर। ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ साथ हमने नॉन एग्रीकल्चर मार्केट को समझने की सब कोशिश की सर, है ना, और इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो आने की कोशिश की गई है, लाने की कोशिश की गई है, उसको समझा, राइट सर। ठीक है, देन फाइनली वी केम टू द पॉइंट वेयर वी हैड डिस्कस्ड रिगार्डिंग द ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना, और ट्रेड एंड कॉमर्स में हमने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देख लिए हैं सर। ठीक है, तो इन सबके बेसिस के ऊपर अब होता क्या है कि जब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना शुरू हुआ और मार्केट रिफॉर्म्स होने शुरू हुए, नॉन एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, तो बेसिस के ऊपर से फिर क्या होता है कि थर्ड अर्बनाइजेशन हो गया सर। ठीक है, तो अब हम लोग चले जाते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, थर्ड अर्बनाइजेशन। खैर थर्ड अर्बनाइजेशन लोग कहते हैं एंशिएंट इंडिया में भी हुआ था, काफी लोगों का मानना है कि वो सेकंड अर्बनाइजेशन का कंटिन्यूटी था सर, है ना। और फिर गुप्ता पीरियड के बाद तो जो कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हुई उसके कारण क्या कहते हैं वो फ्यूडलिज्म की शुरुआत होगी। तो आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत वंस अगेन द रिवाइवल ऑफ द अर्बन फेज टुक प्लेस, है ना। तो अगर आप प्रोफेसर हबीब और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट से इतिहास को देखोगे तो उनका मानना है कि ये पीरियड को थर्ड अर्बनाइजेशन कहा गया है सर। ठीक है,
अब देखिए कि इतिहास के अंदर हमने 2 अर्बनाइजेशन कब पढ़े थे पहले सर, है ना? तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन अगर आपको याद होगा तो वो हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, राइट सर? ठीक है। सेकंड अर्बनाइजेशन अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो महाजनपदों और उसके बाद जो मौर्य पीरियड है वो सबको अर्बनाइजेशन का सेकंड पीरियड कहा गया है सर, ठीक है। उसके बाद कंटीन्यूअसली चलता ही रहा है, मतलब 600 बीसी ऑनवर्ड से जो पीरियड चल रहा है वो अब टिल गुप्ता पीरियड तक आप पकड़ने की कोशिश करिए, ये चलता ही रहा है। फिर उसमें फिर अलग से उसकी कैटेगराइजेशन नहीं की गई है सर, समझे? और 600 सी तक आते-आते 600 सी तक आते-आते फिर उसके बाद एक वैक्यूम पड़ा और यही वैक्यूम को फ्यूडलिज्म के साथ जोड़ा गया। कहा गया है कि भाई 600 700 के बाद भारतीय इतिहास पूरी तरह से वो हालत बदल गई, जज्बात बदल गए सर, ठीक है। सामंती प्रक्रिया के तहत चला गया और फिर ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन में चला गया, मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया, सब लैंड बेस्ड इकोनॉमी हो गई, एग्रीकल्चर में कोई इनोवेशंस नहीं थे, नो डाउट खेती हो रही थी पर उसमें कोई नया सिस्टम आ नहीं रही थी और सामंती ताकतें उभर के आ गई थी सर, ठीक है। तो उसके कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, लैंड ग्रांट्स टू मच एक्सेस में आ जाती है सर, है ना? और हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि नए-नए किंगडम्स उभर के आते थे जो सेंट्रल अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे सर। तो इसी का परिणाम ये हुआ, इसी का ही आउटकम ये होता है कि फ्रॉम 600 टिल वी कैन से 1200 सर, है ना? ये 1200 सी तक का जो पीरियड है इसी पीरियड को एक वैक्यूम पीरियड फ्यूडलिज्म के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है, गुप्ता पीरियड और उसके बाद वाले पीरियड में। खैर हमने ये नकार भी दिया था, वी हैड डिस्कस की इसमें डिबेट है बहुत सारी, इसमें पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों आ सकते हैं। पर 1200 के बाद इन फैक्ट विद द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर देन विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इट लेड टू द थर्ड अर्बनाइजेशन। समझे आप लोग, ठीक है ना? तो अर्बनाइजेशन के आपको 3 फेजेस पहले तो पता होने चाहिए कि क्यों इसको इस तरह से कहा गया है। अब अर्बनाइजेशन होता है तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि व्हाट इज अर्बन। इसमें दिल्ली सल्तनत में व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पांसिबल बिहाइंड अर्बनाइजेशन सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो ये आएगा कि अर्बन क्या है, या शहरी किसको कहते हैं, या शहर किसको कहते हैं, राइट सर, ठीक है। दूसरा अर्बनाइजेशन के पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पांसिबल है, कौन से परिबल इसके पीछे जिम्मेदार है सर, ठीक है। तो उसको भी समझेंगे, साथों साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि अर्बनाइजेशन हो रहा है उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स ने क्या रोल प्ले किया है सर, ठीक है। तो हर एक फैक्टर इसके अंदर से आ जाएगा सर, समझे। तो पहले देखते हैं अर्बनाइजेशन या व्हाट इज अर्बन फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, कि अर्बन क्या है सर, है ना। तो आज की तारीख में अर्बन किसको कहते हैं आप पकड़ने की कोशिश करिए कि एनी प्लेस व्हिच इज हैविंग मोर देन 5000 पॉपुलेशन। जब आपके यहाँ 5,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है पहला। दूसरा है 300 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर की आपकी डेंसिटी होनी चाहिए सर, है ना, समझे। तो 300 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास की डेंसिटी होनी चाहिए, तो 300 है, 400 है सर, ठीक है। और उसके बाद आप तीसरा आप पकड़ने की कोशिश करिए तो 75% ऑफ पॉपुलेशन है आपकी वो नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स होनी चाहिए। नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स का मतलब ये है कि लोगों का जो कार्य है वो खेती में नहीं होना चाहिए, बिन खेती व्यवसाय में होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पॉपुलेशन तो 10,000 से ज्यादा है या 2 लाख की पॉपुलेशन है, डेंसिटी भी बहुत है, बट ऑल पीपल आर इन्वॉल्व टू एग्रीकल्चर, तो वी कैन नॉट से इट इज अर्बन, समझे आप लोग, ठीक है। अब जब हम लोग ये व्याख्या को ऑलमोस्ट ऐसे तो नहीं बट इंप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं दिल्ली सल्तनत के समय पे, तो ये प्रोफेसर हबीब और बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि दिस डेफिनेशन वाज एक्चुअली एप्लीकेबल इनटू द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इस समय के दौरान जो नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर के अंदर रिवॉल्यूशन क्रिएट हुआ और फिर ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है, तो इन सब चीजों ने यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये फैक्टर्स में आप दूसरे फैक्टर्स आप देखोगे तो इसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स आएंगे फिर पीछे बैकग्राउंड के अंदर, और इसी के अंदर आप पकड़ने की कोशिश करोगे सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी आ जाएंगे सर, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि तीसरे अर्बनाइजेशन के पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पांसिबल थे सर, है ना। तो पहला पिक्चर आपको क्लियर हो गया कि अर्बनाइजेशन क्या है और अर्बनाइजेशन के पीछे के फैक्टर्स कौन से रिस्पांसिबल रहे हैं सर, ठीक है। अब देखिए अर्बनाइजेशन के ऊपर से एक बार स्पेसिफिक प्रश्न आया था कि इंटरनेशनल ट्रेड ने अर्बनाइजेशन को कैसे सपोर्ट किया सर, है ना। तो ये हमने पिछली बार इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ा है एज फार एज आई रिमेंबर, आप वहां से लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सर, ठीक है। बट ओवरऑल आपको अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया पता होनी चाहिए रेदर देन ओनली बेसिस ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। आप खाली और खाली इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिस के ऊपर से अर्बनाइजेशन देखोगे, इससे अच्छा आई फील दैट आपको आइडिया रहना चाहिए कि थर्ड अर्बनाइजेशन के पीछे के फैक्टर्स कहां से डेवलप आए और क्यों उभर के आया था सर, ठीक है। तो थोड़ी बहुत उसके रिलेटेड चर्चा कर लेते हैं अभी और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहां से शुरुआत होती है सर, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि growth of trade and commerce and ultimately the growth of industries and the growth of the non agriculture production led to the urbanization, इसमें दो राय नहीं है सर, ठीक है। और इसमें पहला व्यू ये बोला गया है कि इन द अर्ली medieval इंडिया जब फ्यूडलिज्म हो रहा था तो अर्बन इकोनॉमी नहीं हो रही थी, ट्रेड एंड कॉमर्स थोड़ा डिक्लाइन के ऊपर था, टाउन्स जो थे, सिटीज हुआ करते थे, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है सर, ठीक है। और जब मेनली 750 के बाद वाला पीरियड भी आया तो उसमें जो राजपूत किंगडम्स उभर के आए या बाकी सारे राजाओं ने जो भी डेवलपमेंट किया था उसमें कैंटोनमेंट्स की बनाने की शुरुआत, छावनी बनती थी। तो हमने आपको बताया था कि उसको कटुक कहते हैं या उसको महोदय कहा गया है, जैसे कन्नौज के अंदर एक छावनी बनी है, पाल डायनेस्टी ने बनवाई थी सर, ठीक है। या इनिशियली जो राजा भी बनवा रहे थे वो बेसिकली छावनी के रूप में अपने कार्य कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि दे वर फाइटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस एंड व्हेन दे वर ट्राइंग टू एक्सपैंड देयर एम्पायर एंड दे वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, तो ये कैंटोनमेंट्स बना के अपने आप को रीसेटल करवाते थे। अब जब कैंटोनमेंट्स बनते थे तो ऑब्वियस था कि आर्मी विल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। आज 5 साल यहाँ रुके हैं, फिर 5 साल के बाद कहीं और चले जाएंगे, 4 साल के बाद कहीं और चले जाएंगे सर, ठीक है। तो उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आएगी नहीं वो एरिया के अंदर सर, है ना। आज पहले यहाँ पे थे, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ से नीचे आ गए सर, है ना, फिर यहाँ से यहाँ चले गए सर, ठीक है। फिर यूं चले गए, फिर बंगाल की तरफ आए, फिर ऊपर की तरफ आए सर, है ना, फिर यूं चले गए सर, ठीक है। तो ये तरह से पूरी की पूरी जो छावनियों का निर्माण हो रहा है जिसे कैंटोनमेंट्स कहते हैं, ये इसको कटुक कहा गया है, या कन्नौज वाज एन एग्जांपल ऑफ द मिलिट्री कैंटोनमेंट जब मीर भोज ने बनाया था, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर नरेश कहते हैं ना उनको सर, ठीक है। उनको लेकर भी कंट्रोवर्सी भी हुई थी ना सर। तो इन सब के बेसिस के ऊपर से रूलिंग क्लासेस हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, तो अर्बनाइजेशन होता नहीं है। इनफैक्ट रामचरण शर्मा की एक थियरी थी, थियरी ऑफ अर्बन डीके, वी हैड डिस्कस ना, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि भाई ये क्या कहानी रहती है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो अगर आपने पिछले क्लासेस देखे हो मिडिवल इंडिया से ट्रांजिशन से पहले, मतलब लेक्चर नंबर 68 से पहले, आई गेस क्लास नंबर 60 ऑनवर्ड से अगर आपने इतिहास देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये वो काल था जहाँ अर्बन डीके की थियरी को प्रमोट किया गया था सर, ठीक है। और उस समय के दौरान रामचंद्र शर्मा ने 3 पॉइंट्स लिखे थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे स्लो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है, गोल्ड कॉइन्स नहीं है, सिल्वर करेंसी बहुत बड़ी यहाँ पे स्कैर्सिटी है, एंड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सल्तनत देयर अराइज्ड एन अर्बन रिवॉल्यूशन। ये प्रोफेसर हबीब जो अलीगढ़ स्कूल से बिलोंग करते हैं उन्होंने कहा और कहा कि एक से एक सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ, मुल्तान का डेवलपमेंट हुआ, लाहौर, लखनऊ, दौलताबाद, है ना, गुजरात में पाटन, कैम्बे जैसे सिटीज उभर के आए सर, है ना। तो फिर सवाल ये आता है कि दिल्ली सल्तनत में अगर थर्ड अर्बनाइजेशन हुआ है तो उसके पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पांसिबल है और ये फैक्टर्स के साथ साथ किस तरह से प्रोसेस चलता है सर, ठीक है। तो हम दो चीज देखेंगे, द प्रोसेस बिहाइंड अर्बनाइजेशन एंड द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर अर्बनाइजेशन, दोनों साथ में
देखेंगे, क्लब करके समझेंगे। पीछे के क्लासेस मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने एग्रीकल्चर वाला क्लास देख लिया है, नॉन एग्रीकल्चर वाला क्लास देख लिया है, मतलब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन दिल्ली सल्तनत देख लिया है, टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन हमने देखा था दिल्ली सल्तनत में देख लिया है सर, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दैट है ना। आपको क्वेश्चन माइक्रो पे भी पूछा है, मैक्रो पे भी पूछा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा है, ओके। तो फिर माइक्रो मैक्रो के ऊपर पूछा है तो फिर इट्स आवर ड्यूटी टू कंप्लीट दैट टॉपिक सर इन अ वेरी इफेक्टिव वे सर। हाँ, तो आप जब तक ऑप्शनल के ऊपर कमांड नहीं रखोगे, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मार्क्स नहीं मिलेंगे सर, ठीक है, और ऑप्शनल के ऊपर कमांड रखेंगे तो तगड़े मार्क्स मिलेंगे, और ऐसे तगड़े मार्क्स मिलेंगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर गुड, आई वुड से रैंक एज वेल, ओके। और फिर ऑप्शनल ही आपको सिलेक्ट करेगा ना सर, ऑप्शनल ही सिलेक्ट करवाएगा, विदाउट ऑप्शनल तो फिर बंटाधार हो जाएगा सर। ऑप्शनल मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री कैसे कब शुरू होगा, आप बोलते हो कल शुरू कर देते हैं सर, है ना बाबू, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने में। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होते होते आई गेस फरवरी आ जाएगा या मार्च आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले वर्ल्ड हिस्ट्री करवाने वाला हूँ। मैंने पहले भी आपको स्ट्रेटजी समझा दी थी बाबू कि मॉडर्न हिस्ट्री अभी क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स के पहले भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री करना ही होता है, तो आप वैसे ओवरलैपिंग करिए, दो बार मॉडर्न हिस्ट्री ना हो सर, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, अभी करवाऊंगा फिर प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ना ही है 2022 के लिए, तो आप उस टाइम पे करिए, तो उस टाइम पे फिर छोटी मोटी फैक्ट बाकी रहेगी, वो आप प्रीलिम्स सेंटर की याद रख सकते हो, बाकी ज्यादातर चीजें आप देखिए तो आपकी कवर हो जाएगी। चलिए सर, है ना, वापस आ जाते हैं सर, यहाँ बच्चों के साथ एक ही क्वेरी होती है सर, है ना, क्या क्या चीजें थी। चलो अब आगे देखते हैं कि किस तरह से अर्बनाइजेशन हुआ। अब अर्बनाइजेशन की फाउंडेशन जो है उसमें एक स्कूल ऑफ थॉट का मानना है द इक्ता सिस्टम वाज वन ऑफ द मेजर सिस्टम रिस्पांसिबल फॉर द अर्बनाइजेशन। सुनिए मेरी बात सर, ठीक है। इक्ता सिस्टम एक ऐसी सिस्टम थी जिसने अर्बनाइजेशन को सबसे ज्यादा पुश किया है सर, और आपको बेसिकली अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें ये बताने की कोशिश की थी कि इक्ता सिस्टम वाज द प्लेस या इक्ता सिस्टम वाज अ पॉइंट जिसके कारण इनके यहाँ पे क्या कह सकता है कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। अब आप समझिए कि इक्ता सिस्टम अर्बनाइजेशन के पीछे क्या रोल प्ले कर रही है और उसके पीछे की क्या कहानी है, उसको आप देखते हैं सर, ठीक है ना। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या कहानी है। अब देखिए क्या होता है, दिल्ली के राजा जो लाहौर से दिल्ली में कैपिटल को शिफ्ट करते हैं, हमने पिछले क्लासेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ा था कि हाउ लाहौर टू दिल्ली द कैपिटल वाज शिफ्टेड बाय इल्तुतमिश, और फिर लाहौर, दिल्ली, मुल्तान, ऑल दिस बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द दिल्ली सल्तनत सर, ठीक है। अब राजा को क्या था, एम्पायर एक्सपांड करना था, और एम्पायर एक्सपेंशन के अंदर राजा को एक चीज समझ में आ रही है कि भाई साहब मैं खुद तो साम्राज्य बनाने के लिए लड़ने की कोशिश करूंगा तो दिल्ली की स्टेबिलिटी खतरे में आ जाएगी, कोई आक्रमण हो जाएगा, रिवॉल्ट हो जाएगा सर, ठीक है। तो राजा ने क्या किया, इक्तेदारों को अपॉइंट किया, इक्तेदारों को कहा गया कि आपको लैंड के कंसाइनमेंट्स दे रहा हूं, आप यहाँ पे रहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए और साथों साथ रेवेन्यू कलेक्शन करिए। इक्का सिस्टम हमने ये देखा था कि इट वाज ट्रांसफरेबल एंड नॉन हेरिडिटरी सर, है ना, तो आपकी बदली हो सकती है, आपको कहीं पे भी भेजा जा सकता है। अब इसके बेसिस के ऊपर से आपके यहाँ पे अर्बनाइजेशन होता है, क्यों होता है आप देखिए सर, ठीक है। व्हाट इज द फैक्टर बिहाइंड दैट एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट सर, ठीक है। होता यह है कि आज से फॉर एग्जांपल प्रतीक नायक इज द सुल्तान, और प्रतीक नायक ने गुजरात का इक्ता जो है वो इनको दे दिया है, किसको दे दिया, भरत को दे दिया सर, ठीक है। चलिए, तो आई हैव गिवन द इक्ता ऑफ गुजरात टू भरत, और कहा कि बाबू तुम यहाँ के इक्तेदार हो सर, है ना। अब भरत वैसे तो मन में खुश हो गया, बोले हाँ मजा आ गई बहुत, है ना, मौज करा दी सर आपने तो मेरे को, है ना। अब मैं यहाँ देखिए आपसे तगड़ा रेवेन्यू कलेक्शन करवा के लेके आता हूँ सर, ठीक है। अब भरत गया वहाँ पे, उसने देखा कि यहाँ तो हॉस्टाइल प्लेस है, इट्स अ वेरी हॉस्टाइल प्लेस है ना, पीपल आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट मी, मैं सेना लेके पहुंचा सर भरत। तो भरत को समझ में आ गया कि मेरी जबान टूट गई है, मौज कराने के चक्कर में यहाँ तो भाई साहब बहुत हेवी बंदोबस्त करवा दिया सर ने हमारे लिए सर, ठीक है। उसका तीर दे दिया, इससे अच्छा तो मैं दिल्ली में खातिरदारी कर रहा था, हौस खास में रोज डुबकी मार रहा था सर, ठीक है ना। हौस खास बनाए थे ना सुल्तान ने सर, ठीक है। तो बोले हर स्विमिंग पूल में चक्कर मार रहा था, एकदम हमाम मिलता था मेरे को, गर्मा गर्म हमाम था सर, यू माइट बी टर्किश हमाम, यू ट्रेडिशनल बात है सर, वहाँ ये मिडिल ईस्ट के प्रदेशों में बहुत मिलता है सर, रगड़ के पॉलिश करते हैं आपकी सर, ठीक है। एक बार जाओगे तो 2-4 दिन तक तो है ना शरीर वरीर सब है ना आपकी जॉइंट टाइट हो जाएंगे सर, चलिए। तो बहुत भारी होता है सर, ठीक है। तो टर्किश हमाम, एक्चुअली हमाम आपको ये इजिप्ट से लेके मोरक्को से लेके तुर्की तक दिखेंगे सर, मतलब बहुत सारे कंट्रीज में आपको ट्रेडिशनल बाथ सिस्टम दिखती है। तो वहाँ गर्म पानी होता है, स्प्रिंग ओरिजिनल तो स्प्रिंग से आता था, अब तो क्या है कि ये पूरी वाटर की इन्होंने बना के रखी है। और क्या है सर, ठीक है, वो ट्रेडिशनल आपको रगड़ते हैं, रगड़ने का मतलब समझ गए ना आप सर, ठीक है। तो अच्छी खिदमत होती है आपकी सर, है ना। तो भरत को समझ में आया कि यार ये तो मैं हमाम बबाम में की चक्कर में सर दिल्ली विल्ली में बैठा हुआ था सर, और ये थोड़ा बहुत बेसिकली क्या कहते हैं सर, उसमें एक्चुअली क्या है कि मेल और फीमेल का अलग अलग होता है, और जो आपके हमाम के अंदर होते हैं वहाँ पे आपको मतलब रगड़ा जाता है, नहलाया जाता है सर, है ना। तो उसमें आपकी खिदमत करने के लिए लोग होते हैं, और उनका कार्य ये होता है कि आपको रगड़े सर, है ना, पॉलिश पॉलिश करें। तो उनके पास ब्रश होते हैं बड़े बड़े हैवी वाले सर, है ना, और उनका बॉडी भी थोड़ा तगड़ा होता है, तो बॉडी के ऊपर आपको रगड़ा जाता है सर, है ना, लिटा बिटा के यूं यूं करके सर, है ना। तो फिर तो सब आपकी बॉडी के सब पेन दूर हो जाएगा सर, एक बार आप जाके आओगे ना 1-2 घंटा सर, सब हिल जाएगा सिस्टम आपका। चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। बहुत मतलब ऐसे ठीक है सर, बट एक्सपीरियंस एक आध बार लेने लायक है, बहुत भारी पड़ जाता है सर। चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो ये हम नहीं, हमाम सिस्टम नहीं पता है आपको सर, बहुत फेमस, अभी भी लोग जाते हैं। इनफैक्ट आप लीबिया चले जाइए या आप ये जॉर्डन और यहाँ पे बहुत सस्ते में है सर, ठीक है ना। पीपल डू एंजॉय द हमाम सर, वहाँ ट्रेडिशनली भी लोग जाते हैं सर, लोकल से वो भी जाते हैं, टूरिस्ट तो जाते ही होंगे सर। चलिए, तो भरत मजे कर रहा था, भरत को लग रहा था कि यार मुझे हमाम बमाम एंजॉय करने मिलेगा, और भाई साहब गुजरात में आ गए सर, है ना। और गुजरात में आने के बाद यहाँ हॉस्टिलिटी उनको फेस करनी पड़ी, लोग उसके सामने बुआ बूम कर रहे हैं, बोले तुमको यहाँ घुसने नहीं देंगे सर, है ना, कहाँ से आए हो, विदेशी लगते हो सर, ये सब कहानी थी सर, ठीक है। तो भरत ने सबसे पहले क्या कर दिया, कैंपिंग करने की शुरुआत कर दी सर, ठीक है। बिकॉज भरत ने कैंप बनाया, छावनी बनाई सर, और ये कैंप को धीरे 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 भरत ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, फोर्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया सर, ठीक है। अब आप देखिए कि जब आप एक विस्तार में फोर्ट बनाते हो तो आपकी प्रेजेंस एस्टैब्लिश हुई कि नहीं हुई सर, है ना। अब जब एक विस्तार का आपने कैंप बना के उसका फोर्टिफिकेशन कर दिया तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी रहेगी सर, रहेगी कि नहीं रहेगी सर, ठीक है। तो भरत को फोर्ट के अंदर की जो सप्लाई चाहिए थी वो सप्लाई कहाँ से मिलेगी सर, है ना, खाना पीना अनाज दारू, है ना, चलो दवा दारू सब कुछ चाहिए होता सर, ठीक है, उस टाइम के अंदर सेना को मोटिवेट करने के लिए, व्हाट टू डू सर, है ना। तो भरत अपने सैनिकों को भेजता था, बोले जाओ सर, है ना, यहाँ से प्लंडरिंग करिए सर, है ना, लूटपाट करके आओ सर, गेटिंग अपॉन। तो इनिशियली भरत ने प्लंडरिंग करवाया सर, उसके सोल्जर्स जाते थे आजू बाजू के विस्तार में, किसानों को मारते थे, बाजारों में लूटपाट करते थे, बात चला सुल्तान ने बजाया सर, ये सब कुछ चीजें सर, गेटिंग अपॉन, है ना। तो ये पूरी कहानी आपको इनिशियल फेज के अंदर दिखती रहेगी सर, गेटिंग अपॉन। पीजेंट को कहा जाता है कि भाई पैसा दो चलो, है ना, तो वसूली भाई आए हैं सर, गेटिंग अपॉन, है ना। और दुकानदारों को कहा गया चलो तुम्हारे पास जो माल है वो सब दे दो, वसूली भाई आएगा। तो ये वसूली भाई का कंसेप्ट बहुत चला इनिशियल पीरियड के अंदर सर, ठीक है। होता यह है कि ग्रेजुअली ये फोर्टिफिकेशन
पॉपुलेशन हुआ और मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होती है, तो मोनेटाइजेशन के बाद सरकार ने कानून लेके आए, लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत रूल्स बनाए जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी तक आते हैं, हमको ये पता चल रहा है कि किसानों को और व्यापारियों को बोला गया कि आपका सामान है वो इक्तेदार को आपको कंपल्सरी बेचना है सर, ठीक है ना। तो वी हैड डिस्कस, अलाउद्दीन खिलजी ने प्राइसेस फिक्स किए थे और इक्तेदारों को आदेश दिए गए थे कि आपकी सप्लाई जो है वो दिल्ली तक आनी चाहिए सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि द सप्लाईज वर एक्चुअली कंट्रोल्ड टिल दिल्ली सर, है ना। तो इस तरह से हमको ये पता चलता है कि मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया, ट्रेड एंड कॉमर्स को पुश किया जाता है, बट इसमें ये फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस आधारित ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ करता था। सही कि गलत सर, ठीक है। तो क्या इन सब के आधारित हम ये कह सकते हैं कि इक्ता सिस्टम के द्वारा सबसे पहले यहाँ पे धीरे 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 जब फोर्टिफिकेशन हुआ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, तो उसमें एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले आया सर, किंग अपन समझे कि नहीं समझे। ये इक्ता जो है वो धीरे 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 प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स बन गया सर, है ना। और भरत ने जो पहले लूटपाट का सिस्टम अपनाया था उसकी जगह उसने वहां से ट्रेड एंड कॉमर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। अब जितना भरत यहाँ पे फोर्टिफिकेशन के थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स करवा रहा है उतनी ही व्यापार बढ़ेगा सर, ठीक है। आजू बाजू के एरियाज के अंदर पॉपुलेशन और भी है, वो भी डेवलप होने की शुरुआत होगी। दूसरी ये है कि भरत ने जो अपना फोर्ट बनाया था, जो हेडक्वार्टर्स बनाए थे गुजरात के अंदर सर, ठीक है, वहां पे और भी लोगों को, स्कॉलर्स को, लर्नड लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दिया। बोले आओ कभी हवेली पे सर, ठीक है ना, यू कम टू माय हवेली सर, है ना, मैं आपके लिए बहुत खातिरदारी आपके लिए है सर, ठीक है ना। सो पीपल स्टार्टेड फ्लॉकिंग द फोर्ट ऑफ भरत, है ना। तो ये सब जगह पे हुआ है। अब एक इक्ता मैंने भरत को यहाँ गुजरात में दिया था सर, ठीक है, एक यहाँ पे अर्श को दे दिया था सर, सो आई हैव गिवन इक्ता ऑफ मालवा टू अर्श। तो अर्श ने भी बुलाया सबको, बोले आओ आओ सर, है ना, हमारे यहाँ इक्ते पे आइए सर। तो एक से स्कॉलर्स आ जाते हैं सर, है ना, गेटिंग अपॉइंटमेंट, है ना। तो धीरे 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 क्या होता है कि ऐसे कोई भी स्कैर्सली पॉपुलेटेड एरियाज, याद रखेगा सर, स्कैर्सली पॉपुलेटेड एरियाज, है ना, वो सब एरियाज में इक्ता दिया जाता था। ये इक्ता देने का इंटेंशन ये था कि यहाँ से रेवेन्यू तो राजा को मिलेगी बट उसका डेवलपमेंट भी होगा सर। ये बहुत बढ़िया गेम थी सर इक्ता सिस्टम सर। आपने कभी इक्ता सिस्टम को अभी आपने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, आज मैं आपको अर्बनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ सर, ठीक है। तो यू नीड टू सी इक्ता सिस्टम फ्रॉम द अर्बनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल सर, ठीक है। आपने अभी तक जो इक्ता को देखा है वो रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था सर। आज हम लोग जो फैक्टर देख रहे हैं उसमें आपको दूसरा एंगल दिखा रहा हूँ सर, ठीक है। और जैसे आपको ये पूछा गया है ना कि हाउ ट्रेड इन नॉर्थ इंडिया वाज रिस्पांसिबल बिहाइंड द अर्बनाइजेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, आपको पूछेगा कि हाउ इक्ता सिस्टम वाज एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द अर्बनाइजेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत सर, है ना। यहाँ आप खाली हटा दीजिए और इसकी जगह आप इक्ता डाल दोगे ना बाबू, तो आपका पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा, हालात बदल जाएगी, जज्बात बदल जाएंगे, तो उसमें फिर कनेक्शन नहीं बैठ पाएगा आपका, क्योंकि आपने वो एंगल से सोचा ही नहीं है कि यार ऐसे भी हो सकता है सर, ठीक है। और ऐसे हुआ भी था सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे नहीं समझे। तो होता क्या है कि भरत ने फिर स्कॉलर्स को बुलाया, ये स्कॉलर्स आए, बहुत सारे लर्नेड लोग आए, उसके कोर्ट में बैठने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे फोर्ट बनता है तो व्यापारी भी आने शुरुआत कर देंगे सर, ठीक है ना। पॉपुलेशन सेटल होगी सर, है ना। भरत अकेला तो आया नहीं था, उसकी फैमिली वाले भी थे सर, है ना। उसके मंत्री लोग थे, नोबल हुआ करता था सर, ठीक है। तो उसने पूरी पूरी सिस्टम बनवाई थी सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो उसने क्या किया कि ये जो इक्तेदार हुआ करते थे वहां उसने पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए उनके लिए घर बनाए, आजू बाजू में सेटलमेंट्स डेवलप करवाए सर, है ना। लॉ एंड ऑर्डर उसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था, इक्ता सिस्टम के थ्रू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी थी। तो ऑब्वियस था कि जहां जहां पे इक्ता होगा उसके आजू बाजू के एरियाज में कहीं ना कहीं ट्रेड एंड कॉमर्स और रेवेन्यू की डेवलपमेंट होगी। और जब ये होगा तो ऑब्वियसली की पॉपुलेशन आ रही है, उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए ग्रेजुअली यू विल फाइंड यहाँ जो डिमांड सप्लाई है वो फुलफिल होगा, एंड दिस विल लीड टू मोर एंड मोर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरडिपेंडेंसी, एंड इट विल लीड टू अर्बनाइजेशन। सही की गलत सर, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली आपको यहाँ से डेवलपमेंट मिलता है। इनफैक्ट भरत ने यहाँ पे बहुत सारे मॉस्क बनवाए थे सर, है ना। ये मॉस्क के अंदर बहुत सारे, क्योंकि उस टाइम के अंदर सल्तनत वाज थियोक्रेटिक पर्सपेक्टिव से आप देखिए तो मॉस्क और उसके अंदर से बेसिकली खानक होता था, खानक के अंदर बेसिकली एट टाइम्स आप देखिए तो बहुत सारे सूफी संत भी रहा करते थे, तो उनके लिए भी बहुत फायदा हुआ सर, ठीक है ना। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट हुआ, जहां मटेरियल सप्लाई भी हो रही है, जहां से लेबर सप्लाई भी मिल रही है, आजू बाजू के एरियाज में प्लंडरिंग करके आते थे, गुलामों को उठाते थे सर, ठीक है। ये प्लंडरिंग में खाली माल सामान का प्लंडरिंग नहीं होता था, इंसानों का भी प्लंडरिंग होता था। तो भरत की बसूली भाई जाते थे, उसकी सेना बोले चलो 50 लोग चाहिए, सुल्तान के लिए घर बनवाना है सर, ठीक है। उठा के घर बनवाया सर सुल्तान के लिए, गेटिंग। तो ये सब कहानी आपको मिलेगी, है ना। गुलामी प्रथा में होता क्या था सर, तलवार रख दी जाती थी, बोले कल का काम करने आना है, बोले जी हुजूर सर, ठीक है ना, जानबाजी, सो लाखों पाए सर, गेटिंग। तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि जितने भी प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स है सर, है ना, जितने भी प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स है वो धीरे 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 यहाँ पे कन्वर्ट होने की शुरुआत हो जाएगी सर, गेटिंग, है ना। अब देखिए भरत का रूलिंग क्लास था, दे वर एक्चुअली पार्ट ऑफ द रूलिंग क्लासेस सर, ठीक है। इनकी जो नीड होती है, इनकी जो डिमांड होती है, बहुत लग्जरी होती है, सही की गलत सर, ठीक है। क्योंकि ये तो लग्जरी वेयर वाले थे, ये थोड़ी अपने सादे वाले थे सर, इनको सब हैंडमेड चाहिए होता है सर, ठीक है। ये लोग बेसिकली वैसे ही कपड़े पहनते हैं जो डिजाइनर डिजाइनर पहनेंगे सर, ठीक है, गेटिंग, है ना। तो इनको सिल्क के कपड़े चाहिए थे। आप पकड़ने की कोशिश करिए, इनके लिए आर्किटेक्चर की एक स्पेसिफिक डिजाइन होगी। इसके लिए अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए कि ये लोग जो खाने पीने की और जो क्लॉथिंग की इनकी जो डिमांड थी वो भी एक अलग प्रकार की चीजें हुआ करती थी सर, गेटिंग, है ना। तो इस पीरियड में क्या हो रहा है कि रूलिंग क्लासेस की अपनी डिमांड थी, वो लोकल एरिया से कभी कभी प्रोक्योर हो जाती थी। जो चीजें नहीं हो रही थी उसमें इमिग्रेंट पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा रोल प्ले था। इमिग्रेंट पॉपुलेशन का क्या रोल प्ले है सर, ठीक है। तो लोकल एरिया से प्लंडरिंग करके जो चीजें मिल जाती थी वो तो मिल जाती थी, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जो नहीं मिलती थी। जैसे इनको बेसिकली अपने खाने की विशेष टेक्निक पसंद थी सर, है ना। इनको आर्किटेक्चर में विशेष डिजाइन बनानी थी। अब कारीगर यहाँ के लोकल तो थे नहीं कि जो दिल्ली सल्तनत के जैसा आर्किटेक्चर बना पाए सर, ठीक है, गेटिंग। तो यू विल फाइंड कि मल्टीपल पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मल्टीपल पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम अदर रीजन्स, है ना, जो ये इक्का के अंदर आने की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से आके इक्तेदार के साथ स्थायी हो जाते थे सर, ठीक है, कि भाई चलिए हम नोबल्स के साथ ही काम करेंगे, उनके साथ ही जिएंगे मरेंगे सर, ठीक है। और हमारी जो भी नॉलेज है वो इक्तेदार को, मतलब हमारे जो गुरु है भरत, उनके साथ शेयर करेंगे सर, गेटिंग। तो होता क्या है सर, है ना। तो पॉपुलेशन सेटल हो रही है, बाहरी पॉपुलेशन सेटल हो रही है, आजू बाजू के एरियाज को आपने प्लंडरिंग के थ्रू पॉलिटिकल कंट्रोल में ले लिया है, फोर्टिफिकेशन किया है, छावनी बनाने की शुरुआत की है सर, ठीक है। तो इन सबके बेसिस के ऊपर से जब किला बनता है तो क्या टाउन डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा सर, ठीक है, क्योंकि किले के आजू बाजू में बाजारों का विकास होने की शुरुआत हो जाएगी सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो इक्ता सिस्टम वाज वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स बिहाइंड द बेसिस ऑफ अर्बनाइजेशन सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि द कैंटोनमेंट एरियाज एंड द इक्तेदारी सिस्टम was the major factor behind the urbanization। और ये जो इक्तेदारी सिस्टम है इसके थ्रू बेसिकली आप पकड़ने की कोशिश करिए कि डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू कि हाउ इक्तेदारी प्लेड इट्स ओन पार्ट, एंड इक्तेदारी सिस्टम के थ्रू बेसिकली किस किस प्रकार से न्यूली डेवलप्ड एरियाज में, स्कैर्सली पॉपुलेटेड एरियाज में कैंटोनमेंट्स और फोर्ट्स क्रिएट करने के बाद, सुनिए मेरी बात, कैंटोनमेंट्स और फोर्ट्स क्रिएट करने के बाद ये इक्ता सिस्टम ने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है सर, क्लियर पॉइंट, समझे आप लोग, ठीक है। अब इसी के कंटिन्यूएशन में आप देखिए पहला फैक्टर जो है वो है इक्ता सिस्टम सर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक लिख देते हैं फैक्टर्स के अंदर, पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करेंगे और पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर हम लोग लिखेंगे इक्ता सिस्टम। ये इक्ता सिस्टम को अभी हमने समझाया आपको कि क्या कहानी है सर, ठीक है। अब भरत ने इक्ता तो बनाया, भरत ने इक्ता का जो हेडक्वार्टर्स था वो प्रोविंशियल सेंटर के रूप में उसका डेवलपमेंट करवा दिया, और ये प्रोविंशियल
प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स के रूप में उसका तो डेवलपमेंट हो गया। चलिए भरत ने अहमदाबाद में अपना हेडक्वार्टर्स बनाया था, तो अहमदाबाद का विकास हो गया। अहमदाबाद का विकास हो गया सर, अहमदाबाद का विकास ऐसे ही हुआ था बाय द वे सर, ठीक है। 1411 में इनफैक्ट अहमदाबाद सिटी की जब फाउंडेशन की गई, वो ऐसे ही फोर्टिफिकेशन और एकता के थ्रू ही होती है सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि मुजफ्फरिक डायनेस्टी जब उसकी फाउंडेशन करेगी, तो दे वर एक्चुअली द सबऑर्डिनेट ऑफ द सल्तनत इनिशियल पीरियड के अंदर, और फिर वहां से अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ केस में मैं आपकी भरत की बात कर रहा था कि भरत ने रोल प्ले किया इक्तेदार के रूप में, लोगों को अट्रैक्ट किया, वो अपनी अपनी नॉलेज लेके आए सर, और उन्होंने भरत को कंट्रीब्यूट किया इन द डेवलपमेंट ऑफ द फोर्टिफिकेशन एंड द प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स। पहला तो ये हुआ। अब भरत को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, जहां हेडक्वार्टर्स थी वहां तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो गए, सही की गलत? हेडक्वार्टर्स थी अहमदाबाद के आजू-बाजू में 50-100 किलोमीटर में, तो लॉ एंड ऑर्डर एकदम टाइट था। व्हाट अबाउट द एरियाज दैट वर बियॉन्ड अहमदाबाद? आपने हेडक्वार्टर अहमदाबाद में बनाया सर, ठीक है। एंड बेसिकली हाँ, भरतपुर बना दिया। भरत ने क्या बनाया? भरतपुर बनाया सर, है ना? उसका हेडक्वार्टर का नाम था भरतपुर सर, है ना? सो यू विल फाइंड कि उसने फोर्ट बनाया, अपना कैंटोनमेंट छावनी-वावनी बना के सिस्टम को टाइट करवा दिया सर, ठीक है। तो दिक्कत नहीं रही, उसको जो भी नीड थी वो वहाँ पे हो गई सर, है ना? पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है सर, ठीक है। यहाँ दूसरा भरतपुर है सर, ठीक है। देखिए ऐसा आप है ना, नोमेनक्लेचर को कभी एब्सोल्यूट मत मानिए सर, समझे आप लोग, ठीक है। नोमेनक्लेचर कीप्स ऑन चेंजिंग, ओके। अपना भी ऐसा सिटी बनवाएंगे, मैंने आपको बताया ना सर, ठीक है। तो बरसतस है ना, ऑगस्टस का भाई था बरसतस, ऐसा इस तरह से नया नाम दे देंगे सर, ठीक है। गेटिंग अप, यू नेवर नो दैट, ओके। चलिए लेट मी कम बैक टू रोमन नेम देंगे अपन, क्या फर्क पड़ता है। चलिए सर, ठीक है। तो पहले तो ये भरतपुर का निर्माण हुआ। भरतपुर में प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर, ठीक है। भरतपुर को जो सप्लाई मिलता है, सुनिए मेरी बात है ना, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट है ना। भरतपुर को जो सप्लाई मिल रहा है, वो सप्लाई थोड़ा बाहरी विस्तारों से मिल रहा है, सही कि गलत सर? अब ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाना है, आप ये भी देख रहे हो कि यहाँ जो सिस्टम है, वो सिस्टम के अंदर दूर दराज के विस्तार है, मतलब मेरे कैपिटल से थोड़े दूर है 50-100 किलोमीटर, तो वहां पे क्या करूंगा? व्हाट विल आई डू इन दैट एरिया? क्योंकि मैंने फोर्ट बनाया है, वहां पे मेरा एब्सोल्यूट कंट्रोल है। ये मेरा कैपिटल है, यहाँ पे मैंने फोर्ट बनाया, यहाँ मेरा कंट्रोल है। बट व्हाट अबाउट द एडजॉइनिंग एरियाज व्हिच आर पेरिफेरी एरियाज, है ना? तो एक होता है कोर, कोर के ऊपर आपकी सीधी पकड़ होगी सर, ठीक है। दूसरे पेरिफेरी के एरियाज है ना सर, समझे? एक इक्तेदार के लिए पेरिफेरी में भी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है सर, गेटिंग पॉइंट, समझे कि नहीं समझे? तो भरत बहुत स्मार्ट था। भरत ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए भी एक प्रबंधन कर देता हूँ सर, ठीक है। तो क्योंकि भरत को वहां से रेवेन्यू भी कलेक्ट करनी थी, भरत को वहां पे लॉ एंड ऑर्डर भी एस्टैब्लिश करना था, तो जितने भी पेरिफेरी के एरियाज थे, वहां पे भरत ने थाना सिस्टम को एस्टैब्लिश करवाया सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट नॉट, है ना? तो ये जो थाना सिस्टम है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम आपको दिखेगा सर, जो दूर के विस्तारों में, मतलब कैपिटल से थोड़े प्रोविंशियल हेडक्वार्टर से दूर के विस्तार में हो रहे थे सर, ठीक है। ये थाना सिस्टम का इंटेंशन ये था कि लॉ एंड ऑर्डर को अच्छी तरह से मेंटेन किया जाए सर, गेटिंग पॉइंट नॉट, है ना? ये थाना भी भरत ने कोई ऑफिशियल्स के नाम के ऊपर लिखवा के दे दिया, बोले कोई बात नहीं बाबू, तुम यहाँ पे मेंटेन करोगे एरियाज को सर, ठीक है। ये थाना सिस्टम के थ्रू आपका एक्सपेंशन भी होगा, क्योंकि आप वैसे एरियाज को अनचार्टेड टेरिटरीज को किसी और के नाम के ऊपर दे रहे हो सर, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको यहाँ से रेवेन्यू भी मिलेगी सर। ये रेवेन्यू क्यों मिलेगी? क्योंकि आपने जहां जहां थाना बनाया है, उसके वहां पे आजू बाजू के एरियाज में आपकी पकड़ हो जाएगी सर। तो वहां से आप एग्रीकल्चर से रेवेन्यू लेना शुरू करोगे, है ना? लैंड वैंड आप साफ कराने की शुरुआत करोगे। दूसरा आप सिक्योर करोगे ट्रेड एंड कॉमर्स को सर, ठीक है। और ट्रेड रूट्स बहुत ही मैटर करते थे उस टाइम के अंदर, क्योंकि अगर ट्रेड रूट सिक्योर नहीं होंगे तो पीपल वोंट बी एबल टू पास ऑन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, गेटिंग पॉइंट, है ना? तो कहानी ये है कि ये जो थाना सिस्टम था, ये हर एक इक्तेदारों का अंडर में और इवन सुल्तान के द्वारा भी बनाया जाता है सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट। तो यू विल फाइंड कि ऑल दिस एरियाज व्हिच वर एक्चुअली प्रोन टू डेकोइट पीपल, है ना? डाकू लोग आ जाते थे, लूटपाट कर देते थे सर, ठीक है। तो उन सब के अंदर भी यहाँ पे थाना सिस्टम ने अपना रोल प्ले किया है सर, ठीक है। तो ये जो थाना सिस्टम की प्रक्रिया पूरी की पूरी चलती है, ये थाना सिस्टम की प्रक्रिया ने भी अपना कार्य किया, और थाना सिस्टम के आधारित जो निर्माण हो रहा था चीजों का, उसके द्वारा भी बेसिकली आप देखोगे तो मिलिट्री आउटपोस्ट को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया जाता है सर, ठीक है ना? तो एक मिलिट्री आउटपोस्ट की डेवलपमेंट होती है, ये मिलिट्री आउटपोस्ट के थ्रू आप पकड़ने की कोशिश करोगे, सिक्योरिंग ऑफ ट्रेड रूट्स होता है, सिक्योरिंग ऑफ रेवेन्यू होता है, एक्सपांशन ऑफ एम्पायर होगा और एम्पायर की प्रेजेंस फील हो जाएगी। अब आपने भी देखा होगा कि जहां जहां चौकीज को एस्टैब्लिश किया, थाना मोर ऑफ चौकी, स्मॉल स्मॉल आउटपोस्ट, है ना? वहां उसकी प्रेजेंस होती है ना, 4-5 सैनिकों की या 4-5 पुलिस वालों की, तो भी ऑटोमेटिकली वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिक्योर हो जाता है, ठीक है। अभी आई स्टिल रिमेंबर अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में कुछ-कुछ एरियाज में बीच में चोरी बहुत होती थी, रिंग रोड और बाहर वाले एरियाज में। तो फिर लोकल मतलब कमिश्नर की तरफ से आदेश आया और फिर कहा गया कि वहाँ पे चौकी बनवा दो सर, ठीक है। तो एक चौकी में होते कितने लोग हैं? हार्डली 7-8 लोग होते हैं। एक सब इंस्पेक्टर होता है, मतलब दारोगा होता है, और हेड कांस्टेबल 1-2 होते हैं, और 1-2 कांस्टेबल बीट गार्ड्स होते हैं। हार्डली दिस इज द स्टाफ प्रेजेंट। पर जैसे चौकी बन गई ना सर, वहाँ 90% से ज़्यादा क्राइम रेट डाउन हो गया। मतलब रात को चोरी होती थी, आप घर खाली करके गए हो, कहीं शादी ब्याह में घूमने गए हो कहीं पे, तो पीपल यूज्ड टू एंटर योर हाउस एंड चोरी करके लूटपाट करके चले जाते थे। वो बंद हो गया सर, और खाली क्योंकि एक चौकी से इतना फर्क पड़ गया सर। क्योंकि वो बीट गार्ड्स होते हैं, वो बीट गार्ड्स को अपनी सोसाइटी का चप्पा-चप्पा पता होता है। एक्चुअली आपको ना पता हो, लोकल इंटेलिजेंस का कार्य ये बीट गार्ड्स ही करते हैं सर, क्योंकि दे नो कि आप कौन सी सोसाइटी में रह रहे हो, आपके घर में कितने बेडरूम्स हैं सर, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, एवरीथिंग दे नो अबाउट दैट। आपको नहीं पता होता है कि हमारा बीट गार्ड कौन है सर, ठीक है। बट उनको पता है कि आप क्या कर रहे हो सर, ठीक है। और उनके डायरेक्ट सोर्सेज भी होते हैं, बहुत सारे सोर्सेज इनडायरेक्ट डायरेक्ट होते हैं ना। तो दे हैव कांटेक्ट विद द लोकल पान वाला, दे हैव कांटेक्ट विद द लोकल दूध वाला, दे हैव कांटेक्ट विद द लोकल सब्जी वाला सर, ठीक है। तो वो उसको इन्फॉर्मेशन देता है, बोले सर आज ये घर में कुछ ये है, तो फिर ऑटोमेटिकली फिर आगे इन्फॉर्मेशन चलती है। और आप जब है ना अपने है ना कुछ और ही कार्य कर रहे होते हैं, तभी अचानक से ठन-ठन अजय देवगन की एंट्री हो जाती है सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट। फिर पकड़े गए, सही पकड़े हो जाता है। चलिए सर, है ना, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। तो ये मिलिट्री आउटपोस्ट की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए सर, ठीक है। ये मिलिट्री आउटपोस्ट एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके थ्रू आप थाना लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करवा रहे हो, ऑफिशियल्स को ये अथॉरिटी दे रहे हो कि आप यहाँ से क्रिएट करिए सर, ठीक है। तो इससे ये हुआ कि सिक्योर्ड रूट्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, सिक्योर ट्रेड रूट्स, है ना। और सिक्योर ट्रेड रूट्स जब बनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स होगा सर, ठीक है। अब ये आप देखिए कि यहाँ अर्श का इक्ता आया हुआ है सर, है ना। अर्श ने भी इसी प्रकार के थानास बनाए हैं सर, ठीक है। तो ये थानास जहाँ जहाँ बनेंगे वहाँ पे आपके ट्रेड रूट्स कनेक्ट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे सर, ठीक है। और फिर इसके थ्रू क्या होगा कि ओवरऑल एम्पायर वेल नीट हो जाएगा सर, गेटिंग है ना। तो होता क्या है कि सबसे पहले पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे सर हम लोग। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आपको पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि इक्ता सिस्टम, इक्ता के थ्रू आपकी मिलिट्री आउटपोस्ट को एस्टैब्लिशमेंट करवाना, और मिलिट्री आउटपोस्ट के थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि थाना सिस्टम को एस्टैब्लिश करवाना, जहाँ का हेड दारोगा के रूप में अपॉइंट किया जाता था, जो लॉ एंड ऑर्डर को सिक्योर करता था और बेसिकली ट्रेड रूट्स को भी सिक्योर करने का रोल प्ले कर रहा था सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, समझे आप लोग। तो ये तो पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आया सर। तीसरा क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द थर्ड पार्ट सर, है ना।
राजा ने जहाँ-जहाँ पे इनफैक्ट फोर्ट्स बनवाए थे सर, है ना? सुल्तान के द्वारा खुद के भी फोर्ट्स बनते हैं और सुल्तान ने कभी-कभी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से जैसे दौलताबाद की डेवलपमेंट की, तो दौलताबाद में भी किला बनवा दिया गया, बनाया कि नहीं बनाया सर, ठीक है ना? और फिर इसी तौर के ऊपर अगर आप पकड़ने की कोशिश करो, इन्होंने बंगाल के ऊपर आक्रमण किया सल्तनत के शासकों ने, तो वहाँ पे भी कैंपिंग बना के फोर्ट्स बनवाए सर, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ फोर्ट्स बनेंगे, सुल्तान के द्वारा भी सर, ठीक है? सुल्तान एस्टैब्लिश्ड फोर्ट्स है ना, तो वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे क्या कहते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स और फिर ओवरऑल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के बाद अर्बनाइजेशन होने की शक्यता रहेगी, रहेगी गलत सर, ठीक है? तो एक तो ये भी आपको रोल प्ले दिख जाएगा सर, ठीक है? इसी बेसिस के ऊपर से सुल्तान को ये भी पता है कि जब मैं यहाँ पे मिलिट्री आउटपोस्ट बनवा रहा हूँ, इक्तास को डेवलप करवा रहा हूँ, बट लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इफ पीपल वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, से फॉर एग्जांपल किसी को यहाँ मुंबई वाले रीजन से जाना है दिल्ली की तरफ सर, ठीक है? और बीच में मुझे थाना तो मिल रहे हैं, कुछ-कुछ एरिया सिक्योर है, बट मुझे रेस्ट हाउसेस भी चाहिए सर, समझे कि नहीं समझे? क्योंकि व्यापारियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत ये हो रही है कि उनको रुकने के लिए कोई स्थल नहीं था, देयर वाज़ नो प्लेस ऑफ एक्चुअली स्टॉपेज, है ना? जहाँ हॉल्ट ले पाए सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आपको यहाँ से दिखेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो कहानी क्या चलती है? डिसाइड किया जाता है कि हम लोग रेस्ट हाउसेस बनवाएंगे और इसके लिए सुल्तान ने क्या बनवाया? सराइज का निर्माण किया सर, ठीक है? सो यू विल फाइंड मल्टीपल सराइज वर एस्टैब्लिश्ड बाय द सुल्तान, गेटिंग माय पॉइंट, समझे? ये जो सराय था इनिशियली एक सिटाडेल के रूप में बनता था सर। सिटाडेल का मतलब ये होता है कि इसको व्यापारियों के लिए, राजा के लिए एक रेस्ट हाउस के रूप में भी देखा गया है और ये मूलतः से एक फोर्टिफाइड एरिया हुआ करता था। ऐसा नहीं था कि खाली तंबू लगा दिया, बोला कि रुक जाओ यहाँ पे, नहीं सर, दे आल्सो फियर्ड कि रात को कोई आक्रमण हो जाएगा, तो उसको भी आजू-बाजू में ये लोग एनक्लोज करते थे, मतलब उसको बंद किया जाता था सर, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि ये सराय एक आइलैंड के रूप में कार्य करेगा सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। और यहाँ पे आपके बेसिकली जो मर्चेंट्स है, जो ट्रैवलर्स है सर, है ना? उनके लिए भी फायदा था सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। या आप पकड़ने की कोशिश करोगे, राजा जब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता था, सेना को छावनी बना के सर, ठीक है? तो वो भी एट टाइम सराइज में रुक जाया करते थे सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये सराइज आपको बहुत सारी जगह के ऊपर दिखेगी। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी सराइयों का निर्माण किया गया है। या आप पकड़ने की कोशिश करिए कि इन द केस ऑफ दिस अल्तुतमिश, उसने भी सराय का निर्माण किया है सर, ठीक है? बरानी खुद लिखता है कि भई यहाँ भारत में जब तुगलक ने शिफ्टिंग किया था सर, हाँ, दिल्ली से दौलताबाद, तो उसमें भी बीच में उसने सराइयों का निर्माण किया था सर, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट। तो उसने जब शिफ्टिंग करवाया था अपने कैपिटल और एडमिनिस्ट्रेशन में, तो पॉपुलेशन को उसको ये चीज़ समझ में आई थी कि रास्ते में उनको रुकाना पड़ेगा सर, ठीक है? तो ये सराय की इंपॉर्टेंस बहुत जगह के ऊपर बढ़ जाती है सर, ठीक है? और सराय की इंपॉर्टेंस बढ़ती है तो ऑब्वियस है कि दिस आल्सो क्रिएटेड अ बेसिस बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द रेस्ट हाउस। अब जहाँ-जहाँ सराय बनेगी ना, वो ट्रेड एंड ऑर्डर्स को सिक्योर करेगी। उसमें क्योंकि मिलिट्री स्टेशंस तो थे ऑलरेडी, मिलिट्री स्टेशंस के आजू-बाजू में कहीं पे सराय का निर्माण करवाया जाएगा सर, ठीक है? तो आप प्रोविंशियल कैपिटल से हट के थोड़े आउटस्कर्ट्स में जाओगे, आपको थाना मिलेगा। थाना के 1-2 किलोमीटर के बीच में सराय मिल जाएगी। फिर 4-5 किलोमीटर आगे जाओगे, एक और थाना दिखेगा सर, ठीक है? फिर एक और सराय मिल जाएगी। तो इस तरह से क्या था कि लॉ एंड ऑर्डर, रेस्टिंग प्लेस, लॉ एंड ऑर्डर, रेस्टिंग प्लेस, लॉ एंड ऑर्डर, रेस्टिंग प्लेस। तो इससे ट्रेड एंड कॉमर्स सिक्योर होगा कि नहीं होगा सर? अब जब ट्रेड एंड कॉमर्स सिक्योर हो रहा है तो ऑब्वियस है कि दिस विल लीड टू मोर एंड मोर ऑफ अर्बनाइजेशन सर, है ना? क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तो हो रहा है, हमने पिछले क्लासेस के अंदर देख लिया था। द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज गोइंग ग्रेट, मतलब बढ़िया चल रहा है गुरु सर, है ना? आप मतलब सोच नहीं सकते उतना बढ़िया चल रहा था सर, ठीक है? न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होने शुरू हो गए थे सर, ठीक है? तो सुल्तान ने बेसिकली जो फोर्टिफिकेशन किया और साथों साथ यही सुल्तान ने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रेस्ट हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सराय का निर्माण किया ना, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले आपको यहाँ से दिखेगा सर, ठीक है? तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ सराय का निर्माण आपके व्यापार को बहुत बढ़ावा दे रहा है सर, समझे आप लोग? ठीक है। अब थोड़ी बहुत चर्चा कर देते हैं इकोनॉमी साइड में सर, ठीक है? थ्री कैपिटल्स वाला मॉडल ठीक है, अर्बनाइजेशन के लिए प्रेजेंट कंडीशन है। अब कहाँ सर, ठीक है, अभी कंटेम्परेरी पॉइंट में चले जाते हो, कभी बाद में बात करेंगे, है ना? थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है सर, है ना? बोले एग्जीक्यूटिव कहीं और बैठता है, जुडिशरी कहीं और बैठता है, लेजिस्लेटिव कहीं और बैठता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब एग्जीक्यूटिव की तारीख आएगी जुडिशरी की कोर्ट में सर, है ना? तो एग्जीक्यूटिव को 200-500 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ेगा सर, समझे आप लोग? ठीक है? एंड देन यू विल फाइंड कि एवरी टाइम इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, जहाँ एग्जीक्यूटिव अपना काम धंधा छोड़ के इधर-उधर चलता रहेगा सर, है ना? दूसरी बात ये है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ये दोनों तो इंडिया में हैंड इन हैंड काम करते हैं। हैंड इन हैंड का मतलब है कि वी हैव समथिंग कॉल्ड सेपरेशन ऑफ फंक्शंस एंड नॉट एक्चुअली द सेपरेशन ऑफ पावर सर, ठीक है? तो दोनों को साथ में मिलकर काम करना पड़ता है, तो कोऑर्डिनेशन में बहुत दिक्कत आ जाएगी सर, ठीक है? और हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है सर, ठीक है ना? तो आप ये करवाने की हमारे पास उतनी डिजिटल इकोनॉमी भी नहीं है और मतलब डिजिटल कनेक्टिविटी भी उतनी क्लियर नहीं है सर। तीसरा ये है कि अगर कर भी देंगे पर ह्यूमन इंटरफेस मिस आउट हो जाएगा, तो एट टाइम्स एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन इंटरफेस बहुत मैटर करता है सर, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को यूँ इशारा करेगा सर, ठीक है? तो सामने होता इशारा होता है तो एग्जीक्यूटिव ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो वो शायद डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से या जब दूर होते हो तो समझ में ना आए सर, नहीं लेजिस्लेटिव यूँ करेगा, एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, समझे? तो इशारों में बात हो जाती है सर, ठीक है? वो ऑनलाइन में शायद फ़ील ना कर पाए कि बड़े साहब क्या कहना चाहते हैं। चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके, है ना? तो फिर बहुत दिक्कत है सर, है ना? तो ये थ्री कैपिटल तो आंध्र प्रदेश ने किया है, बट आई पर्सनली फ़ील दैट ये जो थ्री कैपिटल वाला पॉइंट है उसको लेके ज़्यादा मतलब आउटकम थोड़ा टफ है सर। अब लेट्स सी हाउ दे आर एबल टू मैनेज इट आउट। वो तो इतिहास बताएगा कि भई कितनी इफेक्टिव रही है उनकी ये प्रक्रिया सर, ठीक है? यार ये गजब की कहानी है सर, ठीक है? एसी करते हैं तो गर्मी ठंड लग जाती है सर, है ना? एसी नहीं करते तो गर्मी हो रही है सर, ठीक है? मतलब ये खिचड़ी करके रखी है सर इसने, सर, ठीक है ना? तो उतनी मतलब उतनी ठंड नहीं शुरू हुई है, बट तुरंत ही चालू हो जाता है। चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके? तो ये कहानी आपको यहाँ से दिखेगी। तीसरी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हमने ऑलरेडी पढ़ ली है सर, है ना? और इकोनॉमी में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बाय द किंग्स, राजा के द्वारा क्या किए गए हैं सर, ठीक है? मार्केट रिफॉर्म्स ऑलरेडी राजा के द्वारा क्या किए गए हैं वो हमने पढ़ा हुआ है और बेसिकली हमने कारखाना सिस्टम को भी पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था सर, ठीक है ना? तो इसका भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले मिलेगा सर, ठीक है? क्योंकि इन सब के द्वारा आपकी मैन्युफैक्चरिंग है या सरप्लस जो है, वो सरप्लस कमोडिटीज का ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है सर, ठीक है? और कारखाना पे तो हमने आपको बताया था इमिटेशन होने की शुरुआत हो गई। तो जो सब्यसाची बेसिकली सुल्तान पहना करता था, वो सब्यसाची तेनू लहंगा मैनू महंगा करके सर, ठीक है? कॉमन मैन ने भी करने की शुरुआत कर दी सर। वी हैड सीन ना इमिटेशन ऑफ दी वो एडिडास का एडिडास बनना शुरू हुआ, रीबॉक का रीबॉक बनना शुरू हो गया सर, ठीक है ना? टैग व्यूअर का टैग हायर बन जाता है, खैर। तो ये एक तो पूरा का पूरा डेवलपमेंट आपको यहाँ से दिखेगा, जो पीछे सुल्तान के रोल प्ले में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप दैट पॉइंट, इसके लिए मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 क्लासेस में वही मैंने आपको बातें करवाई है सर, ठीक है? तो एक तो ये पॉइंट आप इसके अंदर से सुल्तान के रोल प्ले में हाइलाइट कर सकते हो सर, ठीक है? अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंगली कहानी दिखेगी
कि जो नए प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स बन रहे थे, उसमें आपके यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले होगा और वो होगा आपके यहाँ पे बाजार सिस्टम का सर, ठीक है? और बाजार सिस्टम के थ्रू आपकी मंडी सिस्टम के बारे में आपको थोड़ी बहुत आइडिया रहनी चाहिए सर, ठीक है? अब देखिए मंडी एंड बाज़ार ने अपना रोल प्ले किया है इनटू दिस थर्ड अर्बनाइजेशन, सही कि गलत सर? ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ये मंडी और बाज़ार जो थे, इसने बेसिकली अट्रैक्शन बनाया हर एक जगह से, क्योंकि यहाँ से सप्लाई भी होता था। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बाज़ार है, तो एवरीथिंग वाज़ एक्चुअली सप्लाइड टू दिस प्लेस, समझे कि नहीं समझे? तो दूर-दराज के विस्तार से बेसिकली मटेरियल सप्लाई भी होता था सर, गेटिंग माय पॉइंट। लेबर सप्लाई भी आपको यहाँ से मिल जाएगा सर, टेक्नोलॉजिकल सप्लाई भी मिल जाएगी, स्किल्स भी यहाँ से मिल जाएगी सर, समझे? इनफैक्ट पैसा भी आता था बाज़ार के अंदर सर, और राजा जो था उसको सुपरवाइज भी करता था। तो एवरीवेयर यू विल फाइंड कि ये सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल रही है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये बाज़ारों में जो-जो चीज़ें मिल रही थी, ये बाज़ारों में इनफैक्ट जो अर्बन एलीट का जो क्लास था, उसकी डिमांड फुलफिल हो रही थी सर, है ना? वी हैड डिस्कस्ड कि इसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए बाज़ार बनवाए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, दिल्ली में जैसे बनवाए थे सर, ठीक है? बट फ़ायदा ये हुआ कि जो कॉमन मैन है, कॉमन मैन उसको इमिटेट करता है सर, है ना? तो मैंने आपको बताया कि एडिडास का एडिडास बनने की शुरुआत हो जाती है और ये जो इमिटेशन का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू था, इससे भी आपके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाता है सर, ठीक है? तो प्रोडक्शन जब इससे बढ़ता है, खास करके जो अर्बन एरियाज़ में नोबल्स रहने वाले लोग थे, उनका इमिटेशन करने की शुरुआत करते हैं रूरल एरिस्टोक्रेसी, खूट, चौधरी, मुकद्दम मैंने आपको बताया था सर, ठीक है ना? तो ये लोग कहते हैं कि भाई अपन भी चौधरी बने घूमेंगे सर, ठीक है ना? तो भाई हम भी वही वी आर द फोर्थ ओनर ऑफ द लैंड है, तो वी कैन आल्सो एक्चुअली वेयर द सेम काइंड ऑफ अबिदास दैट द सुल्तान इज वेयरिंग सर, है ना? सुल्तान भले अडिदास पहन रहे हैं, हम अबिदास पहनेंगे सर, ठीक है? सुल्तान टैग हुआ पहन रहा है तो हम टैग हायर पहन लेंगे सर, ठीक है? सुल्तान फॉर्च्यूनर चला रहा है तो हम स्कॉर्पियो तो जरूर से चला सकते हैं सर, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट। तो कहानी क्या चलती है सर, ठीक है? तो उसकी इमिटेशन होने की शुरुआत होती है। ये इमिटेशंस के कारण आप पकड़ने की कोशिश करिए कि सरप्लस डेवलपमेंट होगा। दूसरा बाजार बिकेम मार्केट जो है या आप देखिए अर्बन सेंटर्स के रूप में निकल के आया सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो कहानी ये चलती है कि इनके आर्किटेक्चर के कारण भी टाउन्स बनने की शुरुआत होती है। आज यहाँ पे एक बाजार बना है, से फॉर एग्जांपल देयर इज अ बाजार ओवर हियर। बाजार के आजू-बाजू में आपको हाउसिंग सेटलमेंट्स दिखेंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है? सो व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पे एक सेटलमेंट है, यहाँ पे एक सेटलमेंट है, यहाँ पे एक सेटलमेंट है, यहाँ पे और उसके बीच में बाजार बनाया गया है सर, ठीक है ना? समझे आप लोग, ठीक है? तो इससे भी क्या होगा कि ये सबके सब सेटलमेंट्स पहले स्कैटर्ड हुआ करते थे बिकॉज़ ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बाजार, दे केम टुगेदर। एक बीच में बाजार बनाया सुल्तान ने कि भाई यहाँ पे सब व्यापार होगा। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था सर, ठीक है? दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में बाजार बनवाए थे। तो उसने जब बाजार बनवाए तो उसमें ऑलरेडी स्कैटर्ड दूर-दराज के विस्तार में छोटे-छोटे सेटलमेंट्स हुआ करते थे। ये सबके सब सेटलमेंट्स अब एक बाजार के थ्रू कनेक्टेड हो गए। तो ये सेटलमेंट्स को फायदा ये हुआ कि दे बिकेम यूनिफाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और जैसे-जैसे बाजार एक्सपांड हुआ, वैसे-वैसे ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ी और ये एक अलग से इंडिपेंडेंट टाउन के रूप में एस्टैब्लिश हो गए। समझे? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना? तो ये डेवलपमेंट आपको यहाँ बहुत दिखेगा सर। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड यू विल फाइंड कि मार्केट प्लेसेस जो है, जो बाजार सिस्टम के रूप में हमको मिल रही है, ये मार्केट प्लेसेस बेसिकली सेंट्रल लोकेशन के ऊपर थी और ये सेंट्रल लोकेशन के आजू-बाजू के एरियाज़ में आप देखिए सेटलमेंट्स हुआ करते थे, वो इंटरकनेक्ट हो गए बिकॉज़ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बाजार सर, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ आपको यहाँ से दिखेगी। तो इससे भी अर्बनाइजेशन होगा सर, ठीक है? दूसरा राजा ने क्या किया था कि बाजार को बहुत स्पेसिफिकली उसने डिजाइन किया था। उसने कहा था कि बाजार जो होगा उसकी मेन सड़क ऐसे जाएगी सर, उसके आजू-बाजू में सब दुकानें होंगी सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट, समझे? और इसी के बेसिस के ऊपर से आपको यहाँ पे डेवलपमेंट करना है, कोई एन्क्रोचमेंट नहीं होना चाहिए सर, ठीक है? तो बाजार के अंदर क्या हुआ कि टाउन प्लानिंग हो रहा था सर, आप सुनिए मेरी बात। सेटलमेंट्स का टाउन प्लानिंग हुआ कि नहीं हुआ, पर बाजार का टाउन प्लानिंग हो रहा था। तो जब टाउन प्लानिंग होता है तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, गटर लाइन्स को डेवलप किया जाता है सर, है ना? रोडवेज़ को डेवलप किया जाता है ना? गलियों को डेवलप किया जाता है, दुकानों के बीच में स्पेसेस रखी जाती है। तो एक मेन रोड होगी, मेन रोड के आजू-बाजू में दोनों साइड के ऊपर आपको स्टॉल्स दिखेंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? और ये अलग-अलग प्रकार के बाजार थे, एक खास बाजार था, एक आम बाजार हुआ करता था सर, ठीक है? फिर एक आपकी घोड़े तबेला का बाजार हुआ करता था सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो फिर क्या हो रहा है कि आपके यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रकार के बाजार बनने की शुरुआत हुई और ये बाजार सिस्टम के कारण बने। जैसे मुल्तान एक ऐसी जगह थी, लाहौर एक ऐसी जगह थी, उच इज़ इन सिंध एक ऐसी जगह थी जो बाजारों के लिए जानी गई थी। मुल्तानी व्यापारियों का तो बहुत दबदबा था दिल्ली सल्तनत में, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये दे यूज्ड टू हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द सुल्तान एज़ वेल सर, ठीक है ना? सुल्तान ने उनको पैसा एडवांस में दिया था। बोले वेस्ट एशिया से, सेंट्रल एशिया से माल खरीद के लेके आओ मेरे लिए बाजारों में बेचने के लिए सर, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो आपको इस प्रकार की कहानी आपको दिखेगी। तो कुछ-कुछ जगह पे राजा ने नियम बनवाए कि भाई देखिए हम चाहते हैं कि बाजारों की डिजाइन ऐसे होनी चाहिए सर, ठीक है? तो बाजार बाजार के रूप में तो बन रहे थे, बाजारों में टाउन प्लानिंग हो रहा है और टाउन प्लानिंग होता है तो डेफिनिटली अर्बनाइजेशन की लिंकेजेस आपकी बनने की शुरुआत हो जाएगी सर, ठीक है? यहाँ से चौराहे वाले बाजार बनने की शुरुआत होगी सर, ठीक है? तो एक ऐसा बाजार होगा जैसे यहाँ पे बाजार है और उसमें 4 रास्ता 4 अलग-अलग गलियाँ उसको कनेक्ट कर रही होगी सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट, समझे आप लोग? तो यू विल फाइंड कि एक सेंट्रल चौक है, यहाँ पे आपकी एक दुकान है, यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे दुकान है सर, ठीक है? फिर यहाँ पे दुकान है, 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 यहाँ पे दुकान है सर, ठीक है? आप दौलताबाद का आर्किटेक्चर देखोगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो इब्न बतूता कहता है कि मैं यहाँ चौराहे पे ऊपर आया, ये चौराहे पे मैंने देखा कि लोग जो है एक फाउंटेन था, फाउंटेन के ऊपर कोई गा रहा है सर, ठीक है? और ये गली में गया तो मुझे दुकान मिली, ये गली में गया तो मुझे दुकान मिली, ये गली में गया तो दुकान मिली, ये गली में गया तो दुकान मिली सर, ठीक है? तो इससे भी क्या है कि प्रॉपर टाउन प्लानिंग बन रहा है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो बाजार ये चहरसू कहा गया है। चहरसू का बाजार का मतलब है कि 4 जो है, चहर का मतलब होता है 4 सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? पर्शियन के अंदर जैसे छाबहार कहते हैं तो 4 बहार के रूप में उसको बोला गया है। तो चारों के चारों सीजन्स में ये पोर्ट चलता है तो छाबहार पोर्ट कहते हैं। तो वैसे ये चहरसू बाजार कहा गया। चहरसू बाजार का मतलब है 4 रास्ता, चौ रास्ता, द 4 प्लेसेस और द 4 रोड्स आर कनेक्टेड विद द मार्केट सर, गेटिंग माय पॉइंट। और इसमें भी आपको दिखेगा एक जो डेवलपमेंट मिलता है उसमें ऊपर दुकान सॉरी नीचे दुकान ऊपर मकान का कांसेप्ट दिखेगा सर, ठीक है? तो यू विल फाइंड कि इब्न बतूता कहता है कि कभी-कभी 2 फ्लोर्स के घर मुझे दिखते थे सर, ठीक है? पुरानी घरों में। तो नीचे शॉप हुआ करती थी, ऊपर हाउस हुआ करता था। कभी-कभी ये होता था कि आगे दुकान हुआ करती थी, पीछे मकान हुआ करता था, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट। सो यू विल फाइंड कि दुकान के आगे वाले पोर्शन में एक छोटा-सा स्टॉल होगा और पीछे खिड़की या दरवाजा होगा जिससे आप घर में जा सकते हो सर, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपको आज की तारीख में भी दिख जाता है। आगे दुकान, पीछे मकान या नीचे दुकान, ऊपर मकान का कांसेप्ट आपको ओल्ड सिटी में बहुत दिखेगा। सो यू गो टू ओल्ड सिटीज़, ओल्ड पार्ट ऑफ एनी सिटी जैसे आगरा चले जाइए, जयपुर चले जाइए, यहाँ अहमदाबाद चले जाइए सर, ठीक है? आपको दिल्ली चले जाइए, पुरानी दिल्ली चले जाइए सर, ठीक है? एवरीवेयर यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ कांसेप्ट सर, है ना? पटना में भी होगा सर, जहाँ-जहाँ पुराने शहर है ना, ऑल दिस एरिया सर, ठीक है? जहाँ पुराने शहर है 200, 300, 400 साल पुराने शहर, वहाँ आपको इस प्रकार का कांसेप्ट दिखेगा। सल्तनत के समय पे आपको इस प्रकार की स्ट्रीट्स दिखेगी सर, जो प्रॉपर्ली प्लानिंग के थ्रू बनाई गई थी सर, है ना? तो 2 प्रकार के डेवलपमेंट हुए सर। एक तो चहरसू वाले बाजार बने आगरा में, जौनपुर में, नए-नए सिटीज़ जो बन रहे थे ना, न्यू सिटीज़ में आपको ये चहरसू बाजार का कांसेप्ट बहुत दिखेगा सर, है ना? आप आगरा का ओल्ड सिटी का लेआउट देख लीजिएगा सर, ठीक है? आगरा का ओल्ड सिटी का लेआउट देखिएगा, जो सिकंदर लोदी के समय का थोड़ा बहुत लेआउट आपको मिलेगा। उसमें चहरसू बाजार दिखेगा आपको, जौनपुर देख लीजिए, जौनपुर बेसिकली फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था जोना खान के नाम के ऊपर सर, है ना? तो उसमें भी आपको ये चीज़ दिखती है सर, है ना? चहरसू बाजार का कांसेप्ट आपको दिखता है सर, ठीक है? कुछ-कुछ जगह के ऊपर आपको खुरासानी स्टाइल ऑफ बाजार दिखेंगे। खुरासानी बाजार कैसे होते थे? ये वाले होते थे कि एक सेंट्रल स्ट्रीट है, उसके आजू-बाजू में दुकानें आपको मिल जाती है सर, ठीक है?
ठीक है, गेटिंग पॉइंट। और राजा बेसिकली यहाँ पे अलग-अलग एक्सपर्ट्स को बुला के उसका प्लानिंग करवाता था कि भाई देखो सड़क की साइज फिक्स होनी चाहिए, दुकान की साइज फिक्स होनी चाहिए, लेआउट पूरा क्लियर होना चाहिए सर, ठीक है। तो इससे ओवरऑल डेवलपमेंट ये हुआ कि ये जो बाजार सिस्टम है, ये बाजारों की जो पूरी की पूरी प्लानिंग सिस्टम है, उससे भी अर्बनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा सर, गेटिंग पॉइंट समझे? तो होता क्या है कि द बाजार सिस्टम एंड द मार्केट रिफॉर्म्स व्हिच वर साइमल्टेनियसली डन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वाज क्रिएटेड इन द मार्केट सर, है ना, क्रिएटेड द बेसिस फॉर द मोर एंड मोर ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स एंड अर्बनाइजेशन टेकिंग प्लेस सर, गेटिंग पॉइंट समझे? तो 3-4 पॉइंट्स आपको यहाँ से दिख रहे हैं जिसके थ्रू अर्बनाइजेशन हो रहा है। ये अर्बनाइजेशन में एक बहुत बड़ा फैक्टर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का होगा, जिसे हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि द मॉस्क, मदरसास एंड द खानक व्हिच वाज बिल्ट बाय द सूफी सेंट्स। तो देखिए नॉर्मली आपके साथ क्या होता है कि जब आप अर्बनाइजेशन देखते हो तो उसमें पॉलिटिकल एंगल डालते हो, आप उसके अंदर आप इकोनॉमिक एंगल डालोगे, उसमें फोर्टिफिकेशन, एकता सिस्टम, मिलिट्री आउटपोस्ट, फिर आपने ये बाजार सिस्टम के बारे में लिखा, बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिख दिया सर, ठीक है ना? तो इसमें ये बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में याद रखेगा कि ये बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो क्रिएटेड द बेसिस फॉर द टाउन प्लानिंग, है ना? और ये टाउन प्लानिंग हो रहा है तो ऑब्वियस है कि पॉपुलेशन सेटलमेंट बहुत बढ़िया तरह से होगी एंड दिस विल क्रिएट द बेस आल्सो फॉर द अर्बनाइजेशन, राइट, है ना? समझे आप लोग, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं, लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड लेट अस ट्राई टू सी कि इसमें कल्चरल फैक्टर्स क्या रिस्पांसिबल है ना? व्हिच कल्चरल फैक्टर्स आज भाई करना ही पड़ेगा सर, ठीक है? अब इसको चालू करेंगे, अब जैकेट पहनना पड़ेगा, लेट्स सी अभी कितनी ठंड लगती है उसके ऊपर डिपेंड करता है सर, ठीक? क्योंकि बोलते-बोलते शरीर गर्म हो जाता है ना सर, ठीक है? हाई गर्मी हो जाती है और फिर अभी चालू किया है तो थोड़ी देर के बाद चालू हो जाएगा सर, ठीक है? मतलब ना रह पाएँगे, ना सह पाएँगे सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? हाँ, इश्क की तरह है सर, है ना? ये वो इश्क की तरह है सर, ठीक है? मतलब आप बोल भी नहीं पाते, आप मतलब क्या करें सर, ठीक है? व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू नाउ सर? चलिए, लेट मी कम बैक टू, क्योंकि व्हेन यू टीच ना सर, आप कोई भी ऐसे फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, पढ़ाना ऐसा कि 2 घंटा खड़े-खड़े पढ़ाना, बैठे-बैठे पढ़ाना, तो बॉडी आपकी एक्सर्ट करती है सर, ठीक है ना? समझे आप? तो वही है ना, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके? तो यही कहानी आपको यहाँ से मिल जाती है। चलो, अब देखिए इसमें कल्चरल फैक्टर्स क्या है? कल्चरल फैक्टर्स के अंतर्गत थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं सूफियों के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें मॉस्क बिल्डिंग और मदरसाओं का भी क्या रोल प्ले है? अभी इनफैक्ट आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत में, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अभी चर्चा करने वाला हूँ। उसके पहले थोड़ी बहुत कल्चरल फैक्टर्स के ऊपर देखते हैं कि इनका क्या रोल प्ले था और इन्होंने बेसिकली किस तरह से डेवलपमेंट किया इन दी अर्बनाइजेशन सर, ठीक है ना? तो इसमें आपको 2 दिखेंगे, एक तो सूफी दिखेंगे सर और सूफियों के जो खानक हुआ करते थे ना, खानक या खानका कहते हैं सर, या खानक कहा जाता है सर, ठीक है? तो एक खानक सिस्टम आपको दिखेगी। दूसरी आपको मॉस्क बिल्डिंग दिख जाती है सर, जो सुल्तानों के द्वारा बनवाई जाती है और मॉस्क और मदरसास का जो डेवलपमेंट हुआ, ये मदरसास के साथ मकतब कहते हैं उसको। प्राइमरी सिस्टम होगी तो उसको मकतब कहा गया है। हायर एजुकेशन दिया जाता था जो मदरसा में, उसको मदरसा कहते हैं या जामिया कहते हैं सर, ठीक है? तो आई विल कम बैक टू द एजुकेशन लेवल, अभी आता हूँ, थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं। अब ये सूफियों ने अर्बनाइजेशन में कैसे हेल्प किया सर, ठीक है ना? गेटिंग पॉइंट, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। कल्चरल फैक्टर्स में थोड़ी बहुत, तो अभी तक के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर क्लियर हो गए सर आपको, इतना सिस्टम के थ्रू, फोर्टिफिकेशन के थ्रू और बेसिकली क्या कहते हैं, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, बाजार सिस्टम का डेवलपमेंट करवाना सर, ठीक है? अब सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं, लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट एंड दैट इज द कल्चरल साइड, है ना? तो अब चले जाते हैं कल्चरल साइड के ऊपर, कहाँ गया भाई? अच्छा, बहुत सारे, हाँ, पर ये ब्लैक बोर्ड में मजा आती है नहीं पढ़ने की सर, ठीक है? अब ब्लैक बोर्ड से ही पढ़ेंगे, फिर लास्ट में आपको स्लाइड्स में रिवाइज करवा दूंगा, है ना? स्लाइड्स में लास्ट में रिवाइजन हो जाएगा। स्लाइड्स में सब डाला हुआ है, पर समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ब्लैक बोर्ड मजा आती है सर, ठीक है? बस स्लाइड्स रेफरेंस के रखने पड़ते हैं क्योंकि आप मेरे से हजारों किलोमीटर दूर हो, तो फिर आपको हाथों हाथ मिल भी जाता है सर, नोट्स भी सर, है ना? चलिए, ओके। तो अब ऐसे करेंगे सर, ठीक है? क्योंकि देखो मेरे पास तो क्या है कि कंसेप्ट तो दिमाग में रहता है। आप मुझे आधी रात को भी उठा के बोलोगे किसी का अर्बनाइजेशन करना है, तो आई कैन स्पीक 2-3 आवर्स दिल्ली सल्तनत में सर, ठीक है? आराम से हर एक सिस्टम के लिए। द ओनली थिंग इज कि आपको एक साइड में रेफरेंस मिलना चाहिए सर, ठीक है? इसके लिए वो स्लाइड्स वाइड्स डाली होती है और दूसरा क्या है कि आपको मटेरियल भी तैयार हो जाता है। वरना तो खाली कंसेप्ट ही पढ़ाना होता है तो आई गेस 3 महीने में या 4 महीने में सिलेबस कवर कर दे सर। खाली कंसेप्ट पढ़ाना है ना सर, तो 4 महीने लगेंगे। फिर मसाला नहीं मिलेगा आपको लिखने वाला, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझे? फिर वो फिर कॉस्ट बेनिफिट बहुत उल्टा हो जाता है सर, ठीक है? ऑफलाइन में यही होता है एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ। ऑफलाइन में 99% खाली कंसेप्ट ही क्लियर होते हैं सर। आप कभी भी मसाला नहीं ले पाओगे, जो आपको प्रॉपर चाहिए होता है। और फिर ऑफलाइन में फिर वही कैंडिडेट्स आगे चलते हैं, खास करके जिनके पास वो मसाला फिर वो खुद से गैदर करते हैं या नोट्स बोर्ड से एक्सट्रैक्ट करते हैं सर, ठीक है? क्योंकि वहाँ क्या है, पॉसिटी ऑफ टाइम बहुत है सर, है ना? तो वहाँ दिन में 3-4 बैचेस करवानी पड़ती है सर, ठीक है? तब जाके पूरी इकोसिस्टम चल जाती है। वैसे यहाँ एक ही बैच करवा रहे हैं क्योंकि वी हैव द फैसिलिटी ऑफ डूइंग दिस रिकॉर्डिंग एज़ वेल, ओके, है ना? तो शांति से कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, तगड़ा कर रहे हैं सर, ठीक है ना? और वो तगड़ा करने में फायदा ये होता है कि आप फिर रिकॉर्डिंग देखते रहिए, आपको कंसेप्ट मिल गया है, आपको नोट्स मिल गई है सर, ठीक है? तो फिर ऑटोमेटिकली फिर आपको खाली उसके ऊपर बैंक ऑन करना है और बिल्ड अप करना है सर, ठीक है ना? चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके? अब देखिए होता क्या है, कल्चरल फैक्टर्स की मैं बात कर रहा था और कल्चरल फैक्टर्स के अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं, उसकी बहुत डिस्कशन करेंगे। अब देखिए कल्चरल फैक्टर्स में सूफियों का बहुत बड़ा रोल प्ले था और सूफी सेंट्स का रोल प्ले अर्बनाइजेशन में था। ये बहुत इंटरेस्टिंगली आपको कहानी दिखेगी सर, ठीक है ना? गेटिंग पॉइंट, क्या कहानी है आप समझिए सर, है ना? सूफी रहते थे, वो जगह को हॉस्पाइस कहते हैं अंग्रेजी में, इसी को कहा जाता है खानक, गेटिंग पॉइंट, या इसी को ही अरबिक में कहा जाता है रिबात। अब ये रिबात क्या है उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा सर, ठीक है ना? आप सेंट्रल एशिया चले जाओगे तो दे विल नेवर स्पीक द वर्ड खानक, दे विल स्पीक द वर्ड रिबात। रिबात और अरबिक पर्शियन लैंग्वेज में रिबात यूज होता है सर, ठीक है? मूलतः से ये जो खानक हुआ करता था, इट वाज ओरिजिनली अ रेस्टिंग प्लेस। रिबात के रूप में जो कार्य होता था वो रेस्टिंग प्लेस थी। रेस्टिंग प्लेस का मतलब जैसे भारत में राजाओं ने सराय बनाई थी ना सर, वैसे ही रेस्ट हाउसेस बनाए जाते थे सेंट्रल एशिया के सुल्तानों के द्वारा, उनके नोबल्स के द्वारा, ऑफिशियल्स के द्वारा, व्यापारियों के लिए और बाकी सारे लोगों के लिए सर, ठीक है? होता क्या है कि जब भारत में सूफियों का आगमन हुआ, जैसे आपको पता होगा चिश्ती संप्रदाय आया, तो चिश्ती संप्रदाय में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब आए, सो ही केम एंड सेटल्ड नियर अजमेर सर, है ना? तो वो एक्चुअली अजमेर के आउटस्कर्ट्स में सेटल होते हैं, समझे? तो कहानी ये है कि अजय मेरू जो फोर्ट था, उससे बाहर के विस्तार में सेटल हुए थे। तो सारी भाषा में रूरल एरियाज को अपना हेडक्वार्टर बनवाया जाता है और जब आप रूरल एरियाज में हेडक्वार्टर बनवाते हो और आपका इन्फ्लुएंस आउटसाइड एरियाज में बहुत लग रहा है सर, तो पीपल विल स्टार्ट एंड अटेंड योर लाइक नो प्लेस वेयर यू आर एक्चुअली लिविंग सर। लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे जुड़ेंगे सर। गेटिंग अ पॉइंट, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जितने भी सिलसिले थे ना, दे वर लिविंग इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सर। जैसे आप देखोगे तो एक सिलसिला अजमेर में था सूफियों का सिलसिला, मतलब इनका संप्रदाय जो अलग अलग सूफी संत थे। वैसे एक सिलसिला था सुहारवादी सिलसिला। सुहारवादी वाज लिविंग इन मुल्तान सर। तो मुल्तान ऑलरेडी इनफैक्ट आप देखिए तो एक प्लेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के रूप में जाना गया था सर, है ना? बट जब मुल्तान के अंदर सुहारवादी आए तो मुल्तान के थोड़े आउटस्कर्ट्स में चले गए सर।
सो बिकॉज दे केम एंड सेटल इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द रीजन ऑफ द मेन कैपिटल एरिया सर, तो उसे लोग पीपल स्टार्टेड फ्लॉकिंग देयर खानक, है ना? तो उसमें लोग उनकी इबादत करने जाते थे, उनसे सलाह मशवरा राब्ता करने जाते थे सर, है ना? और सूफियों के साथ आप देखिए कि जो कंपोजिट कल्चर है वो डेवलपमेंट हो रहा है सर, गेटिंग मीटिंग्स करने के लिए जाते थे, सुल्तान खुद जाया करते थे। और सूफियों को राजा ने लैंड ग्रांट्स देना शुरू किया। अब चिश्तियों ने जैसे मना कर दिया, मोदुद्दीन चिश्ती तो गरीब नवाज थे, वो कहते हैं कि हमको नहीं चाहिए सर, ठीक है, देना तो गरीबों के लिए कल्याण करिए। कुछ सिलसिले ऐसे थे जिन्होंने स्वीकारा सर, गेटिंग तो इनको एट टाइम्स आप देखोगे लैंड ग्रांट्स मिलते थे राजा के द्वारा, एंडोमेंट्स कहते हैं ना, रिलीजियस एंडोमेंट, चैरिटी, इनाम की लैंड हमने पढ़ी थी, याद है सर? और ये जो इनाम की लैंड मिलती थी, तो सूफियों के जो खानक थे ना, उनके आजू-बाजू में लोग आने की शुरुआत कर देते हैं। उनके डिसाइपल बन के, उनके शागिर्द बन के, उनके मुरीद बन के सर, गेटिंग अ पॉइंट। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर? मुरीद का मतलब होता है उनके शिष्य बन के सर, है ना? तो पीर मुरीद की प्रथा थी ना, गेटिंग अ पॉइंट, है ना? शेख और शागिर्द की प्रथा चल रही थी। शेख मतलब जो सूफी संत थे उसको शेख कहा था एट टाइम्स, है ना? शागिर्द मतलब उनका डिसाइपल्स। तो होता क्या है कि ये सूफियों में जो पीर मुरीद की प्रथा चली, उसमें सबके सब लोग तो आप देखिए कि वो सूफी के साथ उनकी जो खानक थी वहाँ पे रह नहीं पाएँगे। सो दे विल बी स्टेइंग आउटसाइड द एरियाज़, है ना? खानक के आजू-बाजू में सर। लैंड ग्रांट्स मिल रही थी, तो क्या अर्बनाइजेशन होगा कि नहीं होगा? आप अजमेर चले जाइए सर, ख्वाजा जी की जो दरगाह है, दरगाह के आजू-बाजू वाले विस्तार में आप देखोगे दुकान है, सेटलमेंट्स है सर, गेटिंग अ पॉइंट, है ना? कितनी सारी चीज़ें आपको दिखेगी। क्योंकि पीपल स्टार्टेड फ्लॉकिंग दिस एरियाज़, लोग वहाँ पे जाके माइग्रेट होके रहते थे कि वी आर लिविंग नेक्स्ट टू ख्वाजा। हम ख्वाजा के बाजू में रह रहे हैं। ख्वाजा जी का मृत्यु हो चुका है, ही इज़ पास्ड अवे, बट उनकी लेगेसी उनका ऑरा अभी भी जिंदा है सर। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न यू विल फाइंड कि जैसे टेम्पल्स का डेवलपमेंट हुआ था एंशिएंट इंडिया में, टेम्पल टाउन्स को लेके एग्ज़ैक्टली सर, वैसे ही सूफी संतों के द्वारा जो आउटस्कर्ट्स के एरियाज़ के वहाँ पे उनकी सेटलमेंट हो रही थी। सूफीज़ नेवर स्टेड इन द कैपिटल। वो तो फिर आफ्टर दी निज़ामुद्दीन औलिया वो दिल्ली में जाके प्रॉपर रहना शुरू किए। उसके पहले आप देखोगे ज़्यादातर सूफीज़ बाहर थे। कोई हांसी में था, कोई नागौर में था, नागौर वाज़ इन राजस्थान सर, है ना? 30-30 के ही आपको संप्रदाय दिखेंगे सर, ठीक है। बंदा नवाज़ गुलबर्ग चले जाते हैं, ही गोज़ टू साउथ इंडिया, गुलबर्ग सर, है ना? तो होता क्या है कि जैसे टेम्पल टाउन्स का निर्माण हुआ था एंशिएंट पीरियड के दौरान, अर्ली मेडिवल पीरियड के दौरान सर, है ना? गुप्ता के और उसके बाद वाले पीरियड में। वैसा ही डेवलपमेंट अगर आप देखिए कि यहाँ सूफियों के समय पे आपको सेमी अर्बन एरियाज़ के रूप में डेवलपमेंट मिलेगा सर। और उनका भी फिर धीरे-धीरे क्या होगा, अर्बनाइजेशन के अंदर रोल प्ले होगा। तो व्हेन पीपल स्टार्टेड गोइंग देयर, क्योंकि ये सूफी सेंट की जो मज़ारें थी ना, हॉस्पिस थी, दे बिकेम सेंटर ऑफ लर्निंग। सेंटर ऑफ लर्निंग का मतलब है कि लोग जाते थे, पढ़ते थे, सेटलमेंट्स होने की शुरुआत हो गई सर, है ना? खाना के आजू-बाजू में लोग रह रहे थे, शाम को समा होता था, है ना? और समा मतलब म्यूजिकल गैदरिंग होती थी, पीपल यूज्ड टू गो एंड सिंग कव्वाली एंड ऑल दीज़ थिंग्स। तो होता क्या है कि मंदिरों के अंदर जैसे डेवलपमेंट हुआ था, वैसे सूफियों ने भी रोल प्ले करना शुरू कर दिया सर, ठीक है? तो कल्चरल फैक्टर में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन फैक्ट सूफीज़ आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल into the urbanization in the background areas, क्योंकि the Sufis always inhabited those areas which was having very less presence from the Sultanate side. In fact, Sufis always stayed in those areas जहाँ पे Islamic population भी कम हुआ करती थी। Getting my point, है ना? क्योंकि सूफी सेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये ऐसे आइसोलेशन में रहने की प्रेफर करते थे, है ना? कि जहाँ पे स्टेट की ज़्यादा मगजमारी ना हो, पॉपुलेशन कम हो, स्केटर्ड पॉपुलेशन हो सर, ठीक है? तो पर वो फिर जहाँ-जहाँ रहेंगे वहाँ-वहाँ फिर उनकी कल्चरल इन्फ्लुएंस तो स्प्रेड होगी सर। तो उससे फिर लोग उनको मिलने शुरू करेंगे, फिर दुकानें खुलेगी आजू-बाजू में। अजमेर के आजू-बाजू में देखिए पूरी इकोसिस्टम कौन चलाता है? हू एक्चुअली रन्स द यू सी फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू सर, है ना? आप अजमेर की पूरी इकोसिस्टम कौन चलाते हैं? ख्वाजा जी की दरगाह के कारण पूरी अजमेर की इकोसिस्टम चलती है सर, है ना? मतलब जो ओल्ड सिटी वाला एरिया है सर, वहाँ आपकी दुकानें दिखेगी एंड यू विल फाइंड मल्टीपल शॉप्स, है ना? अलग-अलग प्रकार की ट्रेडिशंस के थ्रू क्या कहते हैं, चादर चढ़ाने की प्रथा है या फूल चढ़ाते हैं सर, अगरबत्ती चलाते हैं सर, ठीक है ना? आई वेंट टू अजमेर, आई वाज़ वेरी मच सरप्राइज्ड टू सी अगरबत्ती चढ़ाई जाती है दरगाह के अंदर सर, ठीक है ना? तो क्योंकि यू विल नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन द ट्रेडिशनल इस्लामिक फोल्ड जो वेस्ट एशिया में या सऊदी या यूएई के अंदर आपको दिखता है सर, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट। बट या दिस इज हाउ द कंपोजिट कल्चर केम इनटू द पिक्चर सर, समझे आप लोग? ये इंडियन ट्रेडिशंस की मिक्सचर है सर, समझे आप लोग, ठीक है ना? और यही कंपोजिट कल्चर के रूप में इंडियन इस्लाम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इस्लाम व्हिच इज बीइंग प्रोपेगेटेड या व्हिच इज बीइंग लाइक नो प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना? सब जगह पे आपको अलग-अलग बेसिस दिखेंगे सर। खैर चलिए, तो एक तो सूफी सेंस का आपको रोल पे दिखेगा सर, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा इसमें राजाओं के द्वारा मॉस्क बिल्डिंग हुआ सर, ठीक है? ये मॉस्क बिल्डिंग के साथ-साथ आप देखोगे मदरसास का निर्माण हो रहा है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद एजुकेशन सिस्टम के ऊपर चर्चा करता हूँ सर, ठीक है? तो कल्चरल फैक्टर में दूसरा मॉस्क बिल्डिंग का भी आपका रोल प्ले होगा सर। अब आप मुझे कहोगे कि सर मॉस्क बिल्डिंग बेसिकली अर्बनाइजेशन के थ्रू कैसे हेल्प करेगा सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्यों हो रहा है उसके पीछे की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ सर, ठीक है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज़ अकल्चराइजेशन। अकल्चराइजेशन का मतलब है कि कल्चर को स्प्रेड करके धीरे-धीरे जो बाहर के कल्चर के लोग हैं उसको आपके थ्रू इनिशिएट करवाना, अपने साथ लिंक अप करवा देना सर, ठीक है? अब नॉर्मली मॉस्क बनती थी ना, तो उसमें 2 प्रकार की एजुकेशन दी जाती थी। प्राइमरी एजुकेशन इस्लामिक लर्निंग की, उसको मकतब कहते हैं सर, ठीक है? और हायर एजुकेशन को मदरसास के रूप में एडवाइस किया जाता था सर, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट। अब होता क्या है कि ये मकतब और मदरसास का निर्माण मस्जिदों के साथ ही किया जाता था। दे वर एक्चुअली काइंड ऑफ रेजिडेंशियल कॉलेजेस या रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट वर एस्टैब्लिश्ड अलोंग विद द मॉस्क्स सर। ये मॉस्क भी आप देखिएगा तो कभी-कभी सिटी के कैपिटल में बनाई जाती थी, पर राजा को ये था कि उसका इन्फ्लुएंस बाहर के विस्तार में भी होना चाहिए सर, समझे आप? समझे कि नहीं समझे सर, ठीक है? सो दिस इन्फ्लुएंस शुड आल्सो बी इन द आउटसाइड एरियाज एज़ वेल, है ना? क्योंकि ये मॉस्क के थ्रू अपने रूल को लेजिटिमाइज़ करवा रहा है। दूसरा राजा ये भी कार्य कर रहा है कि मॉस्क बिल्डिंग के थ्रू इन फैक्ट अपनी जो कल्चरल इकोसिस्टम है उसको भी प्रमोट करवाया जाए सर, ठीक है? सो द किंग इज एक्चुअली ट्राइंग टू चार्ट आउट अ पाथ, एक रास्ता डिसाइड करवा रहा है जहाँ पे मॉस्क बिल्डिंग के थ्रू अपने पॉलिटिकल कल्चरल इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करेगा सर, ठीक है? अब होता क्या है कि भारत में जहाँ-जहाँ दूर-दराज के विस्तार में राजा ने मॉस्क बिल्डिंग बनाने की शुरुआत की, तो उसके लिए लैंड ग्रांट्स दी जाती है सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये किसको दी जाती है? उलेमास को दी जाती है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? क्योंकि ये वही लोग थे जिनको राजा कहता था कि आप जाइए मॉस्क बिल्डिंग करिए सर, ठीक है? मैं आपको लैंड ग्रांट्स दे रहा हूँ। अब जो लैंड ग्रांट दी जाती थी खाली मस्जिद के लिए ज़मीन नहीं मिलती थी सर, है ना? मस्जिद के आजू-बाजू में शायद 2-4 गाँव होंगे, वहाँ से वो रेवेन्यू सब कुछ सिस्टम के थ्रू करवाने की कोशिश करवा रहा था सर, ठीक है? इससे 2 फायदे हुए सर, ठीक है? एक तो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हुआ, गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियस था कि भई राजा की प्रेजेंस बन जाएगी सर। दूसरा ये हो रहा था कि मॉस्क बिल्डिंग के थ्रू यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सोशल हायरार्की डेवलप हो रही है। अब ये क्यों हुआ सर? अब देखिए कि हमने कंसेप्ट देखा था हिंदुस्तानी मुस्लिम्स का, याद आया आपको सर? और हिंदुस्तानी मुस्लिम्स के थ्रू हमने समझने की कोशिश की थी कि बाय द पीरियड ऑफ द खिलजीज़ तक आते-आते और तुगलक तक आते-आते बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी मुस्लिम्स जो थे वो इनफैक्ट है ना कन्वर्ट भी हुए थे एंड दे वर मेड पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज़ वेल सर, ठीक है? तो होता क्या है कि मॉस्क बिल्डिंग क्रिएटेड द बेसिस फॉर द स्मॉल सेमी अर्बन सेटलमेंट। सेमी अर्बन सेटलमेंट्स का मतलब क्या है कि वहाँ जो उलेमास थे, उलेमास ने इनफैक्ट है ना वहाँ की पॉपुलेशन को कल्चराइज़ किया, सिविलाइज़ करने की कोशिश की, इस्लामिक फोल्ड में लाने की कोशिश की सर, ठीक है? वहाँ छोटा सेटलमेंट बनवाया गया सर। वो सेटलमेंट की नीड को कंट्रोल करने के लिए आप देखिए
तो वहाँ पे छोटी-मोटी मिलिट्री आउटपोस्ट बनवा दी गई और भविष्य के अंदर ये एक फुल फ्लैग टाउनशिप के अंदर कन्वर्ट हो गया सर, ठीक है। तो देयर वर मेनी सिटीज़ एट दैट टाइम सर, गेटिंग माय पॉइंट है ना? जो उस समय के दौरान आपको दिखेंगे कि जो मॉस्क के रूप में बने थे, छोटी-सी मस्जिद बनाई गई थी, उसके आजू-बाजू में छोटी-सी ज़मीन थी सर और उसका एक कल्चरल इन्फ्लुएंस बनता है, उसमें रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, मदरसा और मकतब्स का निर्माण किया गया, उलेमास को लैंड ग्रांट्स दिया गया, हिंदुस्तानी मुसलमानों को एडमिनिस्ट्रेशन में सोशल हायरार्की में ऊपर लाया जाता है सर, ठीक है। उनको इमिटेट करने के लिए यहाँ के कुछ-कुछ हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, वो भी मदरसाज़ में अपना एजुकेशन लेते हैं, पर्शियन लर्निंग सर, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पर्शियन एजुकेशन को लेके सर, है ना? तो यू फाइंड अ कम्युनिटी कॉल्ड एज़ कायस्थ। अब कायस्थों के बारे में हमने पिछले क्लास के अंदर देख लिया था, जो फ्यूडलिज्म को पढ़ा था, ठीक है। ये कायस्थ कम्युनिटी के लोग थे, ये पर्शियन एजुकेशन सीखने मस्जिद में चले जाएँगे क्योंकि उनको पता था कि राजा को लिखने पढ़ने की आवश्यकता होगी और लिखने पढ़ने की आवश्यकता है तो फिर हमारे पास नॉलेज तो है ही लिखने का, खाली भाषा अलग है सर, ठीक है? तो भाषा तो सीख लेंगे सर, है ना? तो एक सोशल मोबिलाइजेशन हो रहा है, ये सोशल मोबिलाइजेशन के थ्रू भी आप पकड़ने की कोशिश करिए कि छोटा-मोटा अर्बनाइजेशन का सेमी अर्बन डेवलपमेंट होगा, दिस विल बी लिंक्ड टू द ग्रेटर अर्बनाइजेशन कांसेप्ट सर, ठीक है? तो आप ओवरऑल समझोगे ना सर, यू ट्राई टू सी द ओवरऑल कांसेप्ट ओके, आज बढ़िया स्क्रीन टाइम हमारा कम हो गया, चलो सर ठीक है ना? एवरी संडे 9:15 बजे मेरे को ये अपडेट देता है कि बाबू तुमने कितना वीकली स्क्रीन टाइम यूज़ किया है सर, ठीक है? आई एम स्टिल ट्राइंग टू कंट्रोल इट, चलो वापस आ जाते हैं सर, ठीक है? तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर आप समझिए कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। ये फैक्टर्स में मॉस्क बिल्डिंग, सूफी संतों का इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फोर्टिफिकेशन, सराइज का निर्माण, इक्ता सिस्टम एंड मिलिट्री आउटपोस्ट, ये 6, 7, 8 फैक्टर्स मिलके टोटल ओवरऑल अर्बनाइजेशन को पुश करता है सर, ठीक है? पिक्चर क्लियर हो गया सर, ठीक है? अर्बनाइजेशन के पीछे बहुत सारी ताकतें हैं, कोई एक फैक्टर को मत देखिएगा और कोई एक फैक्टर को हावी मत करिएगा सर, ठीक है? अब स्पेसिफिक क्वेश्चन जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स बेस्ड अर्बनाइजेशन से आ चुका है। मेरी गट फीलिंग ये कह रही है, आपको पूछेगा नेक्स्ट टाइम कि इक्ता सिस्टम ने अर्बनाइजेशन को कैसे पुश किया? क्योंकि उसमें 10 मार्क का मसाला मिल जाएगा। बाकी सब में 10 मार्कर आप नहीं लिख पाओगे क्योंकि बहुत लिमिटेड 4-4 लाइन ही अवेलेबल है। ऐसे तो पीएचडी लोगों ने की है उसके ऊपर, बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट पीएचडी साइड, है ना? हमको तो थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो के कांसेप्ट में मानना है सर, ठीक है? समझे आप लोग, ठीक है? तो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, मतलब गुजरात के अंदर जब डेवलपमेंट हुआ तो हमने आपको पिछले क्लास के अंदर पोर्ट के बारे में पढ़ा दिया था ना सर। अगर आपको ट्रेड एंड कॉमर्स में एक्सटर्नल ट्रेड देखोगे तो पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि गुजरात, बंगाल वाले रीजन में राजा ने जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी तो पोर्ट का थोड़ा बहुत रिफॉर्म्स करवाया था सर, ठीक है? तो इन द लास्ट क्लास वी हैड सीन दैट, है ना, कि एक्सटर्नल ट्रेड के थ्रू हो रहा है। बट पीछे बहुत सारे फैक्टर्स और भी थे सर, है ना? इसमें पॉलिटिकल, फोर्टिफिकेशन, कारखाना सिस्टम, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, बाजार की इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब के बेसिस के ऊपर डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है ना? चलिए तो वापस आ जाते हैं, 2 मिनट के अंदर रिवाइव कर देंगे। तो पहले तो मार्केट टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ, फोर्ट और इक्ता के रूप में मैंने आपको बताया, प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स बनते हैं, खानक बनते हैं, सराइज बनते हैं, थानास बनते हैं, मॉस्क, मदरसास और कारखाने बनने की शुरुआत होगी। इनफैक्ट कारखाने भी सिटीज के रूप में बने थे। राजा ने जहाँ पे कारखाना बनाया था ना, वो एक्चुअली कभी-कभी आप देखोगे तो बहुत ही स्कैर्सली पॉपुलेटेड लैंड होगी वहाँ पे, क्योंकि कारखाना सस्ते में पड़ेगा ना आपको सर, वहाँ जमीन के ऊपर आपने लोगों को स्थायी करवाया, फिर उसके आजू-बाजू में मार्केट बन गया सर, ठीक है? और एडिडास का अडिडास पीछे ही बन रहा था, ओरिजिनल एडिडास बन रहा था, पीछे की गली में जाओगे तो एडिडास मिल जाएगा आपको सर, ठीक है ना? तो ये दोनों कहानी आपको मिल जाएगी इस प्रकार से, गेटिंग अ पॉइंट, हाँ? तो ये ग्रे मार्केट की चीज़ है ना सर, फर्स्ट कॉपी वाली सर। तो ये इंडिया में तो अभी आया है बट फॉरेन में तो बहुत चल रहा है सर, ठीक है? और आपको लगता है कि इंडियंस ही पहनते हैं, ऐसा नहीं है सर, फॉरेनर्स भी पहनते हैं। क्योंकि मैं मिडल ईस्ट में था ना, तो वहाँ बहुत सारे ये ग्रे मार्केट चलते थे। तो लिटरली फॉरेनर्स वर क्रेजी बिहाइंड ओमेगा एंड ऑल दिस थिंग, वेस्टर्न ब्रांडेड जो कंपनीज है, क्योंकि वहाँ उनको भी महंगी पड़ती है। देखो एवरेज वेस्टर्नर इज नॉट एबल टू परचेज दैट ओमेगा और टैग और एनी काइंड ऑफ वॉच जो आपको शोरूम में दिखती है। 2, 5, 10 लाख, 15 लाख है ना, कभी-कभी 2, 5 करोड़ की भी हो जाती है सर, ठीक? तो फिर कस्टम ड्यूटी नहीं पे करोगे तो फिर पकड़ा जाएगा, ये वो सब कहानी मिलेगी आपको सर, ठीक है? गेटिंग अ पॉइंट। तो इवन दे कैन नॉट अफोर्ड दैट एज़ वेल, सो इवन दे विल ट्राई टू परचेज दैट। तो उसमें कहानी ये होती है कि वहाँ की अथॉरिटीज़ उसको फिर पनिश भी करती है अगर आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, ग्रे, है ना, फर्स्ट कॉपी बेच रहे हो सर, है ना? तो से फॉर एग्जांपल ओरिजिनल वॉच कॉस्ट अराउंड $100,000, है ना? $1,00,000 की वॉच है या $50,000 की वॉच है सर, है ना? और फर्स्ट कॉपी आपको मिलेगी 500 दिरहम में, समझे कि नहीं समझे? 500 दिरहम्स। तो उनके लिए बहुत पीनट्स है वेस्टर्न फॉरेनर्स के लिए सर, है ना? बोले यार कहाँ $50,000, कहाँ 500 दिरहम सर, ठीक है? एंड उनका डॉलर में कन्वर्जन करोगे दिरहम में तो इट्स वेरी चीप एज़ वेल सर, है ना? तो आराम से उठा लेते हैं, समझे कि नहीं समझे? और यहाँ कोई इंडियन लेने जाता है तो इंडियन देखते बोले 500 दिरहम इसका, मैं 50 दिरहम से ज़्यादा ना दूँ सर, समझे आप लोग, ठीक है? और फिर इंडियन फिर भाव-ताल करने की शुरुआत करता है, दुकानदार को भी पता है। तो ठीक है, तो आप बाहर के प्रदेशों में जाओगे तो आपको ओल्ड सिटीज़ में सूक कहते हैं, सूक, वेस्ट वेस्ट एशिया में सूक, मार्केट को सूक कहते हैं, गोल्ड सूक है, गोल्ड सूक के साथ टेक्सटाइल सूक मिलेगा सर, ठीक है? वैसे ही आपको ये बाज़ार दिखेंगे सर, ठीक है? तो यू गो टू दुबई, दुबई में एक मीना बाज़ार करके जगह है सर, मीना बाज़ार इज़ नोटोरियस एंड फेमस फॉर दिस ग्रे मार्केट थिंग्स, है ना, फर्स्ट कॉपी में सर, है ना? चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। तो अ, उसमें इंडियन जाते हैं ना, इंडियन रगड़ के वो बैग लेने जाते हैं ना, बैगवती वाला बैग। फॉरेनर्स जो होंगे, वो फॉरेनर्स उसका तो भी 200-500 दिरहम देके आएँगे। इंडियन जाएगा बोले इसको मैं 50 दिरहम से ज़्यादा नहीं दूँगा इसका, और रगड़ के भाव-ताल करते हैं। बोले यार ये जान निकाल देते हैं हमारी सर, ठीक है? चलो, अब तो सब जगह पे, अब तो भारत में भी सब जगह पे मिलता है। पहले नहीं मिलता था सर, है ना? पहले मतलब मैं पहले की बात कर रहा हूँ, आज से 7-8 साल पहले की। अब तो नाउ इट इज़ अवेलेबल मल्टीपल प्लेसेस, है ना? और फिर उसको फ्लॉन्ट भी करते हैं ना लोग, समझे? देखिए, द रिच पीपल, मैं आपको ये थोड़ी ब्रांड साइकोलॉजी के बारे में 2 मिनट समझा देता हूँ कि कहानी क्या है ब्रांड साइकोलॉजी, है ना? ऑल दीज़ ब्रांड्स दैट वी आर एक्चुअली क्रेज़ी फॉर, दे आर नेवर बीन परचेज़्ड बाय सुपर रिच पीपल। सुपर रिच का मतलब है कि बहुत अमीर लोग हैं, वो कभी ये परचेज़ नहीं करते। वो कस्टमाइज़ करवाते हैं। जो परचेज़ करते हैं ना, वो एक ट्रांजिशन ज़ोन होता है, जो न्यूली रिच होते हैं। न्यूली रिच होते हैं या हायर मिडल क्लास से जस्ट अबव, एंड दे वांट टू फ्लॉन्ट इन देयर सोशल सर्कल। आई स्टिल रिमेंबर यूरोप मतलब बहुत कॉस्टली है सर, है ना? इतना कॉस्टली है, मतलब किडनी-विडनी निकाल 2-4 किडनी निकाल दोगे तो भी आप ना अफोर्ड ना कर पाओगे। ऐसी कहानी आपको मिलेगी, कुछ-कुछ दुकानें तो ऐसी, कपड़े-वपड़े से लेके। एंड यू फाइंड चाइनीज़ ट्रैवलर्स, मतलब चाइनीज़ पागलों की तरह खरीदी करते हैं। आप सोच नहीं सकते, वो जैसे ही कोई ब्रांड की दुकान देखते हैं ना, वो यूँ हो जाता है, उनको गूज़बम्प आ जाते होंगे। बोले आज तो जाएँगे सर, ठीक है। तो दुकान के जो सेल्स वाले होते हैं ना, वो भी चाइनीज़ को देख के उनको पता है कि ये बंदा खरीदेगा हमसे। इंडियंस जाएँगे तो उनको भाव नहीं देते सेल्स वाले। उनको पता है कि ये विंडो शॉपिंग करने आया है, घूमने आया है टूरिस्ट के रूप में, वो देखेगा बोले यार ये तो इतना महँगा है सर, 5-10 लाख रुपए की चीज़ें थोड़ी लेंगे सर। चाइनीज़ विल गो, चाइनीज़ आर न्यूली रिच पीपल सर, एंड बिकॉज़ दे आर न्यूली रिच पीपल, इकोनॉमी और ये सब डेवलप हुआ है पिछले 10 सालों में सर, ठीक है, 15 सालों में, जो भी 2002 के 2003 के बाद हुआ सर, है ना? तो उसके बाद उनको जो भी लाभ मिल रहा था, उसके कारण चाइनीज़ को बहुत हैंड ऑन मनी आ गया, मतलब इतना हैंड ऑन मनी आया है कि बात मत करिए सर, ठीक। वो जाएँगे वो रगड़ के खरीदेंगे, उनको ही टारगेट किया जा रहा है। सर चाइनीज़ लैंग्वेज में होर्डिंग्स लगने शुरू हो गए, मैंडरिन लैंग्वेज में, यूरोप के कुछ-कुछ शॉप्स के बाहर। आई वाज़ वेरी मच सरप्राइज्ड टू सी, बोला हाउ दे आर डूइंग इन मैंडरिन लैंग्वेज, दे वांट टू अट्रैक्ट द कस्टमर, दे नो दैट, बोले हमारे यूरोप में तो ज़्यादा खरीदते नहीं है, और जो है वो सुपर रिच क्लास है, वो तो कस्टमाइज़ करवाता है, वो तो सिंगल लिमिटेड एडिशन करवाता है।
वो तो लिमिटेड एडिशन करवाता है, वो तो बोलता है कि ये नहीं खरीदूंगा, दुकान में मिल जाएगा, अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो मेरे ऐसा किसी और के पास नहीं मिलना चाहिए, दैट शुड बी एक्सक्लूसिव फॉर मी ओनली। तो डिजाइनर में जाके बोलेगा कि दिस शुड बी एक्सक्लूसिव पीस। तो वही दुकान का जो डिजाइनर होगा उसके लिए अलग से बनवाएगा, पर उसने जो मार्केट में चीजें डाली है सर, वो सब न्यूली रिच या बेसिकली जो ट्रांजिशन जोन है ना, जो अफोर्ड कर सकते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पर उनको अफोर्ड करवाया जाता है बाय गिविंग सो कॉल्ड डिस्काउंट्स, है ना? कि पहले $1,00,000 की थी, अभी डिस्काउंट में आपको $50,000 में अवेलेबल है सर, ठीक है, अरे भाई उसकी $10,000 भी कीमत नहीं है, ठीक है, आप जो घड़ी या बैग लेने जा रहे हो ना सर, $5,000 भी उसकी कीमत नहीं है, पर आपको चिपका दिया गया और फिर आपको लगता है कि मैं अपनी सोसाइटी में फ्लॉन्ट करूंगा सर, है ना? समझे? मोबाइल लेते हैं, मोबाइल तो यूँ जेब में रखते हैं, ऐसा लोगो दिखना चाहिए सर, है ना? हाँ, ब ठीक है, मेरे पास है कि नहीं? आई गॉट अ न्यू मोबाइल, है ना? लोगो आधा-आधा सेव का दिखना चाहिए। हाँ, घड़ी है ना? बोले हाँ, बोला क्या हुआ सर? अरे भाई तुम ठीक है, क्या कर रहे हो सर? है ना? चलिए, तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, उनको पता है वेस्टर्नर्स को। ये बड़े-बड़े आप लोगों को देखिए सर, एक्चुअल में उनके कपड़े से लेके सेलिब्रिटीज़ को नहीं, मैं बिज़नेसमैन की बात कर रहा हूँ, बड़े-बड़े सीईओज़ उनको देखिए, इतना सिंपल ड्रेसिंग किया होगा, इतना सिंपल ड्रेसिंग किया होगा, है ना? वो फेसबुक वाले को देख लीजिए सर, वो ब्लू जीन्स और ग्रे टी-शर्ट पहनता है सर, 24/7 उसका कोई भी वो एक्चुअली में ऐसा ही घूमता है सर, ठीक है ना? वो ब्लू जीन्स और उसका ग्रे टी-शर्ट है, बस फिक्स है उसका एक पैटर्न। मुझे नहीं लगता है कि वो $20-30 से ज़्यादा महँगी जोड़ी पहनता होगा, $50 का जीन्स होगा सर, $100 का, है ना? ठीक है, वो 20-30-$50 की भी है, $100-$200 में तो पूरा कपड़ा तैयार हो जाता होगा उसका सर, ठीक है? उसके लिए $200 मतलब क्या पीनट्स हो गए, उससे ज़्यादा तो उसके एम्प्लॉइज़ महँगे कपड़े पहनते होंगे सर। उसके एम्प्लॉइज़ होंगे ना सर, दे वुड बी वेयरिंग लुई विटन एंड वर्साचे, बोले हाँ, हम पहनेंगे सर, है ना? चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो ये तो पहले इक्ता सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या कहानी है सर। हमेशा ये आपको इमिटेशन दिखेगा सर, ठीक है? इक्ता सिस्टम के थ्रू बेसिकली कैंपिंग सिस्टम हुआ, मैंने आपको बताया कि प्लंडरिंग होता था, मोनेटाइजेशन हुआ, किसानों को और मर्चेंट्स को बोला गया, रूलिंग क्लासेस की नीड हुआ करती थी, उनको बहुत सारे लग्जरी आइटम्स चाहिए थे, इन्होंने लोगों को अट्रैक्ट किया कि आके रहिए हमारी छावनी में, है ना? आओ कभी हवेली पे। तो भरत स्टार्टेड एक्चुअली इनवाइटिंग मल्टीपल पीपल इनटू हिज छावनी सर, है ना? समझे? दूसरा हमने समझने की कोशिश की कि इसी बेसिस के ऊपर से इक्ता सिस्टम के थ्रू ही डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ हुई, क्योंकि अर्बन सेंटर्स के रूप में बन के आए, यहाँ पे व्यापारी आए, स्कॉलर्स आए, इनके लिए घर बनवाए गए सर, ठीक है? तो आप बयाना देखोगे नॉर्थ के अंदर, या मणिपुर है सर, है ना? ईस्ट में कारा है सर, ठीक है? दे वर ऑल एक्चुअली पार्ट ऑफ द इक्ता सिस्टम ओनली। उसके अंदर मॉस्क और खानक का निर्माण किया गया है, मटेरियल्स का सप्लाई हुआ। तो इक्ता ऐसी जगह के ऊपर बने जो स्कैर्सली पॉपुलेटेड थे, जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स के रूप में डेवलप हुए। लाहौर है या मुल्तान देख लीजिए, उच्च देख लीजिए सर, है ना? वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में लोग आए सर, है ना? खानक सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया, जहाँ पे इनिशियली तो एक रेस्ट हाउसेस के रूप में बनने की शुरुआत होती है, सूफी सिलसिलाओं ने खानकों के अंदर निर्माण किया, यहाँ पे लोग आने की शुरुआत करते हैं, अर्बन सेंटर्स में डेवलपमेंट होना शुरू हो गया सर, ठीक है? वी विल आल्सो फाइंड द सराय सिस्टम वाज़ आल्सो बिल्ट बाय द किंग, एंड ये सराइज़ के थ्रू बेसिकली आप देखोगे कि ट्रेड एंड कॉमर्स को सिक्योर किया गया, रेस्ट हाउसेस बनाए जाते हैं, थानास को बनाया जाता है, ये थानास के थ्रू बेसिकली आप देखोगे तो फोर्टिफिकेशन भी हुआ, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योर हुआ, ट्रेड रूट सिक्योर हो जाते हैं, और जो नए एरियाज़ है वहाँ पे सिक्योरिटी भी एस्टैब्लिश होगी। मॉस्क और मदरसा के भी अपना रोल प्ले था, क्योंकि नॉन टर्किश मोबिलिटी इसके थ्रू जुड़ रही है। मॉस्क मदरसास को ऐसे एरियाज़ में एस्टैब्लिश किया जा रहा था जिनको भी लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, इनाम की लैंड है या वक्फ की लैंड है सर, ठीक है? वक्फ की लैंड बेसिकली मॉस्क को दी जाती थी सर, ठीक है? तो वहाँ पीछे-पीछे मिलिट्री आउटपोस्ट भी बनाए जाते थे जो टाउनशिप्स के रूप में डेवलप हुए, और आखिर में बाजार और मंडीज़ का डेवलपमेंट हुआ। बाजार इनिशियली बनते थे अर्बन एलीट के लिए, अर्बन एलीट मतलब वही नोबल्स के लिए, बट बेसिकली उसको कॉपी करने के लिए कॉमन मैन ने आइडिया लिया सर, ठीक है? तो एक नए रूरल एलीट आए, खूत, चौधरी, मुकद्दम, इनको कॉपी किया और भी मर्चेंट्स लोगों ने सर, है ना? तो एक पूरी मल्टी लेवल मार्केटिंग की ब्लॉकचेन चलती है सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेसिस के ऊपर से लोग कॉपी करते रहेंगे, इमिटेशन ऑफ गुड्स होते रहेंगे, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी होता रहेगा। बाजार बनने की शुरुआत होती है, राजा ने सेंट्रल लोकेशन के ऊपर बाजार बनाए, जैसे खास बाजार मैंने आपको बताया, खुरासान स्टाइल ऑफ बाजार हुआ करते थे, जहाँ बीच में एक रास्ता चलता था, आजू-बाजू में दुकान थी, आजू-बाजू में सेटलमेंट्स दिखेंगे। कुछ-कुछ बाजार आपको चौरसा के रूप में दिखेंगे, चौरसू बाजार का मतलब है बेसिकली एक स्क्वायर होगा, बीच में चौराहा होगा, आजू-बाजू में चारों दिशाओं में आपको दुकान दिखेगी सर, है ना? तो इन 4 द डायरेक्शंस है ना? तो आगरा, जौनपुर, दौलताबाद में आपको इस प्रकार का डेवलपमेंट मिल जाता है सर, ठीक है? आखिर के अंदर फोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ, फोर्टिफिकेशन के थ्रू बेसिकली यहाँ पे न्यू अर्बन सेंटर्स बनते हैं, टैक्स कलेक्शन होने की शुरुआत हो जाती है, यहाँ पे सोशल मोबिलिटी का डेवलपमेंट हो रहा था, क्योंकि बेसिकली वी हैड सीन हायरार्की क्रिएट हो रही है, ट्रेड एंड कॉमर्स बन रहा है, और फाइनली यू विल फाइंड कि बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, सिक्के डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, अलग-अलग प्रकार की चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था। दिस लेड टू द अर्बनाइजेशन सर, समझे आप लोग? ठीक है। तो ये अर्बनाइजेशन की पूरी प्रक्रिया थी। होपफुली आपको दिल्ली सल्तनत का दी अर्बन पार्ट है वो क्लियर हुआ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आएँगे और इसमें आपको सिंगुलर क्वेश्चन भी आएगा कि क्या ट्रेड एंड कॉमर्स के कारण हुआ, क्या एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के कारण अर्बनाइजेशन हुआ, क्या नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के कारण हुआ, क्या इक्ता सिस्टम के कारण हुआ सर, ठीक है? और ओवरऑल फैक्टर्स रिस्पांसिबल बिहाइंड अर्बनाइजेशन भी पूछ सकता है। तो वो डिपेंड करता है यूपीएससी के ऊपर, वो माइक्रो में पूछना चाहता है कि मैक्रो में पूछना चाहता है। इसके बाहर नहीं जाएगा, और जाएगा तो आपको भी नहीं आएगा, किसी और को भी नहीं आएगा, चिंता मत करिएगा सर, ठीक है? शायद ऐसा कोई फैक्टर होगा जिसके ऊपर मैं भी 100 शब्दों से ज़्यादा ना लिख पाऊँ सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? समझे? तो डोंट वरी अबाउट दैट सर, समझे? वो कंपैरेटिवली सबका डाउन चला जाएगा सर, समझे? गेटिंग, क्योंकि देखो कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होगी एज़ अ टीचर हम रिसर्च करते हैं, है ना? आई कीप ऑन थिंकिंग कि अच्छा यहाँ से अब अभी तक इक्ता सिस्टम के ऊपर नहीं आया, इसके लिए मैंने इक्ता सिस्टम को थोड़ा इलैबोरेटिव पढ़ाया। आई कुड हैव कन्फाइंड इक्ता सिस्टम एंड अर्बनाइजेशन इन वन पॉइंट, है ना? बोल देता कि इक्ता सिस्टम के थ्रू। बट नाउ माय लाइक नो एक टीचर के रूप में थोड़ा अनुभव भी है, जहाँ पे आप प्रेडिक्शन पूरा तो नहीं कर पाते हो, बट पार्शियली आप समझ पा रहे हो कि अब ट्रेंड कहाँ जा रहा है। तो अगर ये पूछ रहा है कि व्यापार से अर्बनाइजेशन हुआ, तो ज़रूर से ये पूछ सकता है कि इक्ता सिस्टम के थ्रू अर्बनाइजेशन को समझाइए। और ये सब क्वेश्चन कोई 10 मार्कर में ही पूछेगा। अगर ये सब के सब पॉइंट्स मैक्रो में पूछेगा ना जब, अगर ये सब के सब पॉइंट्स मैक्रो में पूछेगा तो ही ये 20 मार्कर में या 15 मार्कर में जाएगा। बाकी 10 में, इवन 5 में भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 आर कंपल्सरी। 5 में 5 टू 10 आता है। आपने पेपर स्टाइल तो देखिए ना सर, ठीक है? हाँ, पेपर अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 में मैपिंग आता है सर, है ना? समझे? और क्वेश्चन नंबर 5 है वो मिडीवल इंडिया से शुरू होता है, उसमें 10 इंटू 5 आता है सर। 10-10 मार्क के 5 टॉपिक्स होते हैं, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं सर, ठीक है? नॉर्मली ऐसा होता है, कभी-कभी वो चेंज कर देता है सर, ठीक है? वो कंपल्सरी होता है, मैपिंग भी कंपल्सरी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो होगा, उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आइदर दिस और दिस, 2A की जगह 2B में, या 2A में ही 2 ऑप्शन डाल देगा सर। बट 1 एंड 5 आर ऑलवेज कंपल्सरी सर, ठीक है ना? समझे आप लोग? तो यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट अल्टर इट, ओके? तो उसमें 10 इंटू 5 मार्कर जो है, उसमें कभी-कभी 5-5 मार्क के 2 छोटे-छोटे डाल देता है, या 10 मार्क का 1 डाल देगा सर, ठीक है? तो उसमें आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो इस प्रकार के टॉपिक्स को। चलिए कंक्लूड करते हैं दिल्ली सल्तनत की इकोनॉमी एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉन एग्रीकल्चर, अब देखिए यहाँ पूछा गया है कि नॉन एग्रीकल्चर अर्बन इकोनॉमी ऑफ दिल्ली सल्तनत, मतलब कारखाना सिस्टम के थ्रू आपको हाइलाइट किया है, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और बाकी सारी जो डेवलपमेंट था ना सर, डिलिनेट करना है, उसकी रूपरेखा तैयार करनी है सर।
कहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा था, कौन कर रहा था, कौन से एरियाज में हो रहा है, उसमें स्टेट का क्या रोल प्ले है और प्राइवेट इंडस्ट्रीज का क्या रोल प्ले है। रूपरेखा तैयार करनी है तो ऐसे ही करेंगे ना, गेटिंग पॉइंट। यहाँ स्पेसिफिकली टेक्सटाइल में पूछा गया है, दिस हैज बीन आस्क्ड स्पेसिफिकली। ये सल्तनत और मुगल्स दोनों का मिक्सचर है, तो मुगल्स में आऊंगा तो फिर से ये क्वेश्चन को रिवाइव करेंगे सर, ठीक है। कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रीज वी हैव सीन कारखाना सिस्टम, और हमने कंडीशन ऑफ लेबर में पिछले क्लास के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया दिया था कि आपको क्या याद रखना है इसके अंदर सर, ठीक है। आर्किटेक्चर के ऊपर आऊंगा तो फिर से ये टॉपिक के ऊपर टच कर दूंगा और फिर ये क्वेश्चन को आंसर करेंगे। अब लास्ट पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं, वो है द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। अरे भाई साहब ना, कितना लंबा है, खत्म ही नहीं हो रहा है सर, ठीक है। इंडो पर्शियन कल्चर है ना, समझे आप लोग, ठीक है। द लास्ट पोर्शन ऑफ दिल्ली सल्तनत है ना, पॉलिटिकल सिस्टम, ये वो देखिए ऑप्शनल में कितनी कहानी, 15-17 क्लासेस में तो मेरा जीएस में मेरा मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाता था सर, ठीक है। बच्चे पूछते भी क्या है सर कि सर मैंने आपका जीएस में मिडिवल इंडिया किया है कि ऑप्शनल में ये काम में आ जाएगा, मैंने बोला हाँ काम में आ जाएगा सर, ठीक है। मतलब मतलब इतने बोलू बच्चे ना, इवन दे कैन नॉट सी द क्वेश्चन पेपर सर, है ना। आप खाली प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि कितना डेप्थ में जा रहा है और कितना डाइवर्सिफाई कर रहा है क्वेश्चन, है ना, कितना डाइवर्सिफाई कर रहा है सर, ठीक है। देखिए आप एक चीज याद रखिए, आप जिससे आपका राब्ता होने वाला है उसका बैकग्राउंड तो आपको पता होना चाहिए। आपका राब्ता यूपीएससी से होगा ना, तो आपको उसका बैकग्राउंड पता होगा। बैकग्राउंड कैसे चेक करोगे, यूपीएससी इज नैशनल एंटिटी, आप सेक्रेटरी को तो पूछ नहीं सकते, चेयरमैन को तो पूछ नहीं सकते, बोले कि आप क्या लगाने वाले क्वेश्चन पेपर में। तो आपका राब्ता एक ही चीज से होगा, प्रीवियस के सिलेबस से और क्वेश्चन पेपर से, है ना। सिलेबस और क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएगी आपको, नहीं देखोगे तो फिर आप यहाँ से वहाँ घूमते रहोगे सर। अब चलते हैं इंडो पर्शियन कल्चर के ऊपर, लास्ट टॉपिक ऑफ दिल्ली सल्तनत। कल्चर में दो चीजें आपको आएगी, एक तो पर्शियन लैंग्वेज का डेवलपमेंट और यहाँ से आता है पर्शियन हिस्टोग्राफी, मतलब फारसी भाषा में इतिहास लेखन। एक्चुअली ये सबसे पहले होना चाहिए पर मैंने पीछे कराया है। क्यों पीछे कराया है, क्योंकि मुझे पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ा देनी थी, वहां से मैं उसको एक्सट्रैक्ट करके रिवर्ट करवाऊंगा। जनरली एंशिएंट में हमने पहले किया था, एंशिएंट हिस्टोग्राफी है ना, पहले क्लास में सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया पढ़ा था। मिडिवल में वो नहीं किया, मिडिवल में पीछे कर रहा है। क्यों पीछे कर रहा है उसके पीछे का कारण बताता हूँ आपको सर, ठीक है। इब्न बतूता, अल बिरूनी को तो खैर हमने पढ़ लिया था स्टार्टिंग में ही सर, बट इब्न बतूता से बाकी है, आमिर खुसरो बाकी है, बरानी को भी मोटे मोटे तौर के ऊपर हमने किया है सर, ठीक है। मिनाज सिराज है, हसन निजामी है सर, ठीक है। तो मल्टीपल ऑथर्स आर देयर। हाँ, तो उन सब के ऊपर जो हिस्टोग्राफिकल कंसेप्ट है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पर्शियन हिस्टोग्राफी को तभी समझ पाते हैं जब हम लोग लिटरेचर को समझेंगे, और लिटरेचर को तभी समझेंगे जब हम लोग एजुकेशन को समझेंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आज हमारा क्लास जो होगा वो एजुकेशन के ऊपर होगा, फिर लिटरेचर और हिस्टोग्राफी के ऊपर चले जाएंगे सर, और इसी के बाद विल बी डिस्कसिंग अबाउट द आर्किटेक्चर इन मोस्ट ऑफ द डे आफ्टर टुमारो क्लास, है ना। परसों की क्लास में हम लोग आर्किटेक्चर के ऊपर भी चर्चा करेंगे सर, ठीक है। चलिए तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। अच्छा, अपना 25-26 के आसपास जो क्लास है ना, 26 वाला है मोस्ट ऑफ उसको अपन रिशेड्यूल करना पड़ेगा क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग, उसको हम लोग नेक्स्ट वीकेंड में शिफ्ट करेंगे सर, है ना। 27 का क्लास भी शायद 27 का क्लास ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर 26 वाला क्लास आई गेस आई नीड टू रिशेड्यूल। 25 को तो देयर इज नो प्रॉब्लम सर, तो मैं आपको बता देता हूँ टेंटेटिवली सर, है ना। तो पीछे से हो जाएगा, आपको अपडेट मिल जाएगा, मैं आपको बोल भी दूंगा सर क्लास में। खैर चलिए सर, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। मेरा तो 2-3 दिन में ट्रैवलिंग हो ही नहीं पाया सर, है ना। पेपर 1 का न्यू कोर्स आएगा क्या सर, ठीक है। अभी न्यू कोर्स पेपर 1 का कैसे आएगा बाबू सर, आशीष। पेपर 1 का न्यू कोर्स टाइमिंग तो नहीं आएगा, बट आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए, एंड कोई क्वेरी होगी तो मुझे लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा सर। देखिए ऑप्शनल में आपके लिए यही एडवांटेज है कि वी हैव गॉट लिमिटेड स्टूडेंट्स, है ना, और जो आते हैं वो 1 आध महीने में निकल जाते हैं सर, है ना। तो अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं सर, अनजानी राहों में मिलकर हो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं सर, ठीक है। तो यहाँ जो यूपीएससी की ऑप्शनल प्रिपरेशन है उसमें भी बहुत अनजाने विद्यार्थी हमको मिले हैं सर, ठीक है। पर मिलकर हो जाते हैं, पर लेकिन हमेशा वो याद आता है, याद तो आते हैं सर, किसी किसी का नाम याद आता है, अच्छा ये महाशय आए थे सर, है ना, महीना 1.5 महीना टिके, फिर लगा कि हमसे ना हो पाई सर, है ना। चलिए ओके, तो परसिस्टेंस पेशेंस रखोगे तो होगा सर। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपको आया है, वो है रिगार्डिंग द एजुकेशनल डेवलपमेंट, है ना। और एजुकेशन में क्या पूछा है पहले तो वो बता देता हूँ मैं आपको सर, ठीक है। तो क्रिटिकली इवैल्यूएट द एजुकेशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। सो ये प्रश्न पूछा है 2016 में 17 में पूछा था, मतलब प्रीवियस का ये सर, ठीक है। अब किसी ने सोचा नहीं था कि यार यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है सर, क्योंकि लोग है ना ट्रेडिशनल किताबें सतीश चंद्र साहब की किताब करके जाते थे सर। अब ये मेहता साहब की किताब में दिया, वो भी पार्ट 3 में आर्ट एंड कल्चर की जो किताब है ना जेएल मेहता की, तो वहाँ से हमने भी किया हुआ है सर, ठीक है। मैंने कोई ज़्यादा उसमें तीर नहीं मारा है, तो मैंने आपको पहले क्लास में सोर्स बता दिए थे कि कहाँ से करना है सब चीज़ों को सर, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं पहले एजुकेशन में, फिर हम लोग कल्चरल डेवलपमेंट में, लिटरेचर और हिस्टोग्राफी में चलेंगे सर, ठीक है। तो दो चीज़ें हमको देखनी है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत ऑन द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, समझे, और कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द वी कैन से द डेवलपमेंट ऑफ अदर दिस थिंग, क्या कहते हैं, द सल्तनत एजुकेशन सिस्टम सर, है ना। तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, वापस आ जाता हूँ मैं और आपको थोड़ा बहुत फिर से ब्लैक बोर्ड के थ्रू समझाने की कोशिश करो कि क्या हुआ सर, ठीक है। एजुकेशन डेवलपमेंट दिल्ली सल्तनत, अब देखिए जीएस के क्लास करने की जरूरत है क्या सर, बेटा आर्यन, ठीक है। आप जीएस के क्लासेस फिर क्यों करोगे अगर आप इतना इलॉबरेटिव कर रहे हो यहाँ पे, व्हाई यू आर डूइंग लाइक नो, आप दो बार क्यों रिपीट करोगे चीज़ों को सर, है ना, समझे। और ऐसे ऐसे प्रश्न यार मुझे भी लो कॉन्फिडेंस में फील करवा देते हो आपसे। जीएस में करना है ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो आर्ट एंड कल्चर की बैच को अटेंड करिएगा, आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा मजा आएगी सर, समझे आप लोग, ठीक है। ये भरत ने क्या किया है सर, ठीक है। ये भरत क्या लेके आया है सर, ठीक है। अभी तो और चलेगा, हाँ ये यही कहानी है सर, ठीक है। भरत गजब के मीम बनाते हैं सर, ठीक है। एक मीम वाला अपना ग्रुप बनाते हैं, चलिए सर, ठीक है ना। एक आध दिन में हिस्ट्री मीम्स बाय भरत करके ग्रुप बना देते हैं, चलिए सर, ठीक है ना। लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। अब कहानी क्या है सर, है ना, एजुकेशन डेवलपमेंट दिल्ली सल्तनत के ऊपर। अब देखिए दिल्ली सल्तनत की पहले तो आपको देखनी चाहिए कि व्हेन द टर्किश कन्क्वेस्ट टुक प्लेस, वापस आ जाते हैं, व्हेन द टर्किश कन्क्वेस्ट टुक प्लेस व्हाट हैपेंड, और क्या होता है सर, ठीक है। जब टर्किश कन्क्वेस्ट हुआ तो भारत के अंदर एक नई सिस्टम डेवलप होती है, न्यू पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश की गई है। ये न्यू पॉलिटिकल सिस्टम अगर आप देखोगे तो थियोक्रेटिक बेसिस के ऊपर चल रही थी, भले
प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट थी पर थियोरेटिकली आप देखोगे तो धर्म आधारित चल रही थी सर, ठीक है। जहाँ इन लोग का मानना था कि अरबिक लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज के थ्रू भारत को इस्लामाइज़ किया जाना चाहिए सर, ठीक है। और बेसिकली ये इस्लामिक एजुकेशन की वकालत भी करते थे सर, क्योंकि इनका टारगेट ये था कि इंडिया को बेसिकली पूरी तरह से कल्चरल कन्क्वेस्ट के रूप में हम लोग बेसिस बनाएंगे सर, ठीक है। सो व्हेन द न्यू रूलर्स केम टू पावर दे एक्चुअली डिस्ट्रॉयड द एंशिएंट इंस्टीट्यूशंस सर, है ना। तो प्राचीन भारत की जितनी भी संस्थाएं थी उनको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, इन्होंने रूइंस के ऊपर ला दिया सर, ठीक है ना। सो दे रूइंड द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन सर। तो आपको पता चलेगा कि भारत में जो पाठशालाएं हुआ करती थी, मठ हुआ करते थे, विहार हुआ करते थे, टेंपल इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, उन सबको तोड़ दिया जाता है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। एंड यू विल फाइंड कि वाराणसी है, वाराणसी को टारगेट किया गया। नगरकोट हमने देखा था कांगड़ा के अंदर, फिरोज शाह तुगलक उसको लूट के डिस्ट्रॉय करके आता है, ज्वालामुखी टेंपल के पास जो लाइब्रेरीज थी वो सब उठा लेके आ गया सर, ठीक है। विक्रमशिला, नालंदा, नालंदा को बख्तियार खिलजी जला देता है सर, ठीक है ना। तो ये डिस्कस ना प्रीवियस क्लास में, मथुरा को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया था? तो भारत में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है दे वर ऑलवेज रिलेटेड टू टेंपल्स, और ये इस्लामिक रूलर्स का ये मानना था कि ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस आर द बेसिस फॉर इनफिडेलिटी और दिस आर द बेसिस ऑफ आइडोलेट्री इन इंडिया, एंड बिकॉज दे वांट टू हैव देयर इस्लामिक आइडियोलॉजी इंपैक्टेड ऑन द इंडियन मासेस। तो ये चाहते थे कि भाई यहाँ की जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज है या जैन टेंपल्स के साथ जुड़ी हुई संस्था है या मंदिरों के साथ जुड़ी हुई संस्था है, उन सबको टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जिससे कल्चरल कन्क्वेस्ट भी होगा, पॉलिटिकल कन्क्वेस्ट के थ्रू कल्चरल कन्क्वेस्ट भी होगा, और एक नई सिस्टम को लागू करेंगे जिसके थ्रू इंडिया को हम लोग इस्लामाइज कर पाएंगे, राइट सर, ठीक है। तो व्हेन वी सी द कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल साइड सर, आपको ये मिलेगा कि इनिशियली इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आपको यहाँ से प्रश्न क्या आएंगे? एक प्रश्न इन्होंने पूछा है कि क्रिटिकली एनालाइज द एजुकेशन डेवलपमेंट इन दी, कहाँ गया, सल्तनत पीरियड सर, है ना। मतलब 1206 से लेके 1526 तक का या 1200 से लेके 1500 तक का पीरियड, मतलब यही पीरियड को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। यही पीरियड मोटे मोटे तौर के ऊपर सल्तनत के पीरियड में रूप में था। एक आ चुका है। दूसरा क्या आएगा कि द प्री सल्तनत एजुकेशन सिस्टम। प्री सल्तनत एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि सल्तनत की एंट्री हुई उसके पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी हुआ करती थी, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्री सल्तनत का मतलब क्या है कि बिफोर दी सल्तनत एक्चुअली वी कैन से कि entered और सल्तनत वाज एस्टैब्लिश्ड, है ना, व्हाट वाज द एजुकेशनल सिस्टम इन दिस कंट्री सर, ठीक है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंदर भी है। दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस एज वेल सर। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको उसका सिलेबस की कॉपी लोड कर देता हूँ। उस सिलेबस की कॉपी को ऐसे फोल्डर में स्टोर है जिसको ढूंढते-ढूंढते मुझे कभी-कभी 8-10 मिनट लग जाते हैं सर, ठीक है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ, चिंता मत करिए। देर है पर अंधेर नहीं है, मिल जाएगा हमको। आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही सर, ठीक है। हाँ, मिल गया सर, देखिए ना, मैंने बताया था ना, मिलता है सर, है ना, मिलता तो है सर। आप देखिए ना, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिख रहा है यहाँ पे। कैन यू सी दिस टॉपिक ऑफ एजुकेशन, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी सर। ये गुप्ता पीरियड में आपको यहाँ से दिख रहा है सर, ठीक है। उसके बाद आप जब सल्तनत काल में भी चले जाओगे ना सर, व्हेन यू गो इनटू द सल्तनत पीरियड एज वेल, तो इवन इन द सल्तनत पीरियड दे हैव एक्चुअली हाइलाइटेड द पर्शियन लिटरेचर, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस एंड रीजनल लैंग्वेजेस एंड ऑल दिस पॉइंट्स, है ना, दिख रहा है आपको सर यहाँ पे, ठीक है। सो आपको इसके बेसिस के ऊपर से ये प्रश्न पूछा गया था, दे हैड आस्क्ड यू दिस पॉइंट्स, है ना। हमने अभी अर्बनाइजेशन और उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश की कि कैसे डेवलपमेंट होता है, किस तरह से हुआ सर, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसी के साथ जुड़ा हुआ है। सो व्हेन दी दिल्ली सल्तनत एक्चुअली इंपैक्टेड एंड व्हेन दे कॉन्कर्ड ओवर इंडिया, तो उसमें प्री सल्तनत का मतलब है कि प्री इन्वेजन या प्री इस्लामिक कन्क्वेस्ट इंडिया की एजुकेशन कैसी हुआ करती थी सर, और उसमें क्या बदलाव आया सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, पहला फेज तो आपको ये दिखेगा कि व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन द प्री एरा ऑफ 1200 सर, है ना। 1200 से पहले बेसिकली भारत की एजुकेशन सिस्टम कैसी हुआ करती थी, पहला प्रश्न ये आ सकता है आपके यहाँ पे। दूसरा आएगा कि जब इन्वेजन हुआ उसकी इंपैक्ट कहाँ पे पड़ती है, किस तरह से हुई। तो इंपैक्ट में दो चीजें हुई सर, समझे आप लोग, ठीक है। पहले ओल्ड इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो बचे कुछ इंस्टीट्यूशंस थे, जो स्कॉलर्स थे, वो भाग गए सर। एंड व्हेन दे रन अवे टू नेबरिंग एरियाज, अदर एरियाज में निकल गए, साउथ इंडिया में चले गए, कुछ लोग ईस्ट में चले गए, कुछ लोग एक्सट्रीम वेस्ट में चले गए, सिंध के इस साइड में, और वहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बने। तो आप देखिए इन द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत जो ट्रेडिशनल हिंदू एजुकेशन सिस्टम थी, पाठशालाज में और वो सब में चल रही थी, वो सब टूट जाती है। और फिर साउथ इंडिया में आपको विजयनगर बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड एजुकेशन एट दैट टाइम। और उसमें देखोगे तो संस्कृत एजुकेशन आएगा। तो आपको ये सवाल आना चाहिए कि यार विजयनगर तो कन्नड़ किंगडम हुआ करता था, उससे तेलुगु किंगडम, है ना, कन्नड़ और तेलुगु वहाँ दोनों लैंग्वेजेस चलती थी विजयनगर कोर्ट में सर, और वहाँ संस्कृत भाषा का डेवलपमेंट हो रहा है सर। या आप देखिए इसी पीरियड में कश्मीरी पंडित जो है वो माइग्रेट होकर साउथ में आ रहे हैं। अब क्यों कश्मीरी पंडित साउथ में आ रहे थे? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया गया, तो उसके कारण देयर वाज माइग्रेशन ऑफ द स्कॉलर्स एंड द इंटेलिजेंसिया, जो बचा कुचा था, बाकी सब तो साफ कर दिए गए थे सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट। तो होता क्या है कि यू विल फाइंड द हिंदू एजुकेशन सिस्टम और द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यू टू फ्लरिश इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री सर, पैरेलली चलता है सर। आफ्टर 1200 की बात कर रहा हूँ सर, गेटिंग पॉइंट। जैसे जैसे इस्लामिक कन्क्वेस्ट होगा उसके बाद सर। दूसरा आपको मिलेगा कि इस्लामिक एजुकेशन का फाउंडेशन हुआ, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो व्हेन द इंपैक्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत टुक प्लेस, द इस्लामिक एजुकेशन स्टार्टेड। ये इस्लामिक एजुकेशन का आउटकम ये रहता है कि मदरसा का निर्माण किया गया, मकतब का निर्माण किया गया, अभी मैंने आपको बताया मॉस्क के साथ जुड़ी हुई थी संस्था सर। और इसी बेसिस के ऊपर से देयर विल बी क्लास ऑफ पीपल जो पर्शियन लैंग्वेज की स्टडी करेंगे, और उसमें इंडियंस भी दिख जाएंगे जो पर्शियन लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। So the development of Persian language took place and the Indian community also started learning Persian over a period of time. और इसमें ये टू फोल्ड इफेक्ट दिखेगा। तो आपको दो पैरेलल सिस्टम्स दिखेंगे आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। पैरेलल सिस्टम्स का मतलब है कि भारत के कुछ विस्तारों में पर्शियन एजुकेशन और अरबिक लर्निंग की शुरुआत हो गई थी नॉर्थ इंडिया में सर, ठीक है, व्हेन द दिल्ली सल्तनत गॉट एस्टैब्लिश्ड यहाँ पे। बट इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पर्टिकुलरली इन दिस रीजन सर, यू विल फाइंड द ट्रेडिशनल एजुकेशन आल्सो फ्लरिश्ड। समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट। तो आफ्टर 1200 टिल वी कैन से पकड़ने की कोशिश करिए मिड 1350s का पीरियड सर। उसके बाद दिल्ली सल्तनत साउथ में भी गया था, फिर तो ये लोग साउथ में भी गए, बट स्टिल यू कैन सी द ट्रेडिशनल एजुकेशन फ्लरिश्ड। तो आफ्टर 1200 पैरेलल सिस्टम चलेगी, एक तो इस्लामिक एजुकेशन की सिस्टम चलेगी, समझ में आया, जो सुल्तान के द्वारा पेट्रोनाइज किया गया था और सुल्तान ने अपना रोल प्ले किया सर। दूसरा आप देखोगे तो इंडियन ट्रेडिशनल या हिंदू ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो भी चालू रहेगा, बट इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नॉट इन द मेजर पार्ट्स लाइक दिल्ली, आगरा और जौनपुर में तो आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं दिखेगा सर, ठीक है। तो हम दोनों को स्टडी करेंगे। पहले हम लोग देख रहे हैं कि प्री सल्तनत एजुकेशन कैसा हुआ करता था, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन द अर्ली मिडिवल एरा, व्हाट वाज द स्टेटस इन द नेचर ऑफ एजुकेशन इन द अर्ली मिडिवल एरा।
तो अगर आपने मेरा तक्षशिला नालंदा वाला क्लास अटेंड किया है, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने किया है, जिन्होंने नहीं किया है उनको वो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एंशिएंट इंडिया में ये इंस्टीट्यूशन को गुप्ता पीरियड के समय पे पढ़ा था सर, है ना, समझे? क्योंकि जो लोगों ने वो क्लास अटेंड किया होगा वो सब अनजाने लोग हो गए हैं आज की तारीख में सर, ठीक है, क्योंकि वो चल बसे उनका भी सिलेबस ठीक है, जीएस में किया था ना, तो एटलीस्ट आपको आइडिया है सर, है ना, समझे आप, ठीक है। तो ये जो तक्षशिला नालंदा वाली जो कहानी है वो हमने एंशिएंट इंडिया में पढ़ी थी, उसका नेचर देख लेते, उसका क्रक्स देख लेते। तो कहानी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी सर? द स्टोरी गोes on to say कि व्हेन द टर्को-अफगान कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस, व्हेन द रूलर्स केम अप विद अ न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इनको चाहते थे कि इंडिया में इस्लामिक थियोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, तो इन्होंने पुराने इंस्टीट्यूशंस को तोड़ दिया सर, ठीक है। तो जो पुराने इंस्टीट्यूशंस को तोड़ा उसमें बेसिकली इन्होंने टेंपल्स को तोड़ा, क्योंकि इनको पता है कि ये टेंपल्स के द्वारा ही जो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी है, हिंदू आइडियोलॉजी है, काइंड ऑफ आप देखेंगे तो उसको प्रोपोगेशन किया जा रहा था। तो काफी सारी जगहों को इन्होंने तोड़ दिया और उसके बाद ये लोग पावर के ऊपर आए सर, ठीक है। जो बचे कुछ लोग थे वो सब भाग जाते हैं और वो भाग के कहां जाते हैं, दक्षिण में चले जाएंगे या ईस्ट ईस्ट इंडिया में चले जाएंगे सर, बंगाल की साइड में सर, गेटिंग अपॉन है। एंड यू विल फाइंड कि इसी बेसिस के ऊपर से वहां पे ट्रेडिशनल एजुकेशन चलता है। दिल्ली सल्तनत बेसिकली आप देखोगे तो इनिशियली नॉर्थ इंडिया तक कन्फाइन रहती है और इसके कारण भारत में दो सिस्टम चलेगी, टू इंडियाज का कंसेप्ट चलेगा सर, ठीक है, एजुकेशन के समय पे सर, है ना। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा टू इंडियाज को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है, तो वो टू इंडियाज आपको यहाँ दिखता है। एक है इस्लामिक लर्निंग बेस्ड एजुकेशन सिस्टम सर, गेटिंग पॉइंट है ना, जो दिल्ली के सुल्तान इनफैक्ट प्रोपोगेट कर रहे थे। और दूसरा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो साउथ इंडिया में और भारत के जो पारंपरिक राजा थे उन्होंने बेसिकली एजुकेशन को प्रमोट किया सर, है ना। ये एजुकेशन की नेचर ये हुआ करती थी, इसमें गुरु की परंपरा आपको दिखेगी, गुरु शिष्य के रूप में ये राजा को भी प्रभावित करते थे, जैसे दिल्ली सल्तनत में उलेमास थे, वो एट टाइम्स राजा को डोमिनेट करने की भी कोशिश करेंगे सर, गेटिंग पॉइंट है ना। अब भारत की प्राचीन भारत की एजुकेशन सिस्टम कैसी हुआ करती थी, तो आपके सिलेबस के अंदर आपका ये जो टॉपिक डाला गया है सर, है ना, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, कोई भी होगा सर, ठीक है, उसमें आपको उसका फीचर पता होना चाहिए। सो बाकी तो फिर उसमें फैक्चुअल चीजें आपकी थोड़ी बहुत बदल जाएगी सर, ठीक है। एंड विद द एंट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत ये फीचर पूरी तरह से बदला जाता है, ये इसके ट्रेंड बदल दिए जाते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो अब थोड़ी बहुत यहाँ पे भी देखिए इंस्टीट्यूशन ऑफ टेंपल्स, मठ एंड अग्रहार, इसमें भी एजुकेशन डाला गया। तो एवरीवेयर यू विल फाइंड एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, वेरेवर यू सी द हिस्टोरिकल पार्ट, है ना। तो राजाओं के समय पे अलग अलग प्रकार की, तो आपको पूरा ट्रेंड पता चल जाना चाहिए कि क्या हुआ था सर, ठीक है। अब भारत में ट्रेडिशनल एजुकेशन कैसा हुआ करता था, यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू सर, ठीक है। अब देखिए ट्रेडिशनल एजुकेशन की एंशिएंट इंडिया में जो एजुकेशन था, पहले आज देखेंगे, फिर कल हम लोग चले जाएंगे दिल्ली सल्तनत में क्या बदलाव आया सर, है ना, और फिर इस्लामिक एजुकेशन कैसे डिफर करता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन आएगा वो आपको कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछेगा कि भाई व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एजुकेशन गिवन इन एंशिएंट इंडिया और द अर्ली मिडिवल इंडिया, या टू पैरेलल्स में नॉर्थ और साउथ में क्या दिया जा रहा था सर, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी एक बार तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन तो पूछा है, तो रूल ऑफ सुल्तान पूछेगा कि कौन से राजाओं ने एजुकेशन में प्रमोट किया। जैसे जीएस में एक बार पूछा था कि कृष्णदेव राय का कंट्रीब्यूशन बताइए लिटरेचर में सर, है ना, लर्नड मैन स्कॉलर के रूप में। दिस वाज अ क्वेश्चन इन जनरल स्टडीज, आई गेस 2 साल पहले पूछ दिया था सर, ठीक है। तो बच्चे बौखला गए थे कि भाई साहब, तो ऑप्शनल का प्रश्न था, इट वाज एक्चुअली क्वेश्चन ऑप्शनल लेवल के ऊपर पूछा। इस बार पर्शियन हिस्टोग्राफी के ऊपर से क्वेश्चन पूछा, पर्शियन लिटरेचर के ऊपर से, जीएस में पूछ दिया था 2020 की मेंस में सर, ठीक है। तो कह के ले रहा है सर, यूपीएससी बोल रहा है कि रुकिए सर, ठीक है ना, आप बहुत ग्रांटेड ले रहे थे सब्जेक्ट को, बोले मेडिवल तो पढ़ेंगे नहीं, बोले रुकिए सर, ठीक है ना, आपके लिए रास्ता बना के देते हैं, चलिए सर, ठीक है। तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। देखिए एजुकेशन की कहानी क्या है। भारत का ट्रेडिशनल एजुकेशन दो सिस्टम से आपको दिखेगा सर, ठीक है। एक तो गुरु शिष्य की परंपरा दिखेगी सर, और गुरु शिष्य की परंपरा के रूप में आपको आइडिया रहना चाहिए कि लोग गुरु के वहां पे जाते थे, पढ़ाई करते थे सर, ठीक है ना, गेटिंग अपॉइंट। तो एक ऑटोनोमस एजुकेशन सिस्टम हुआ करती थी इन द एंशिएंट पीरियड सर, गेटिंग अपॉइंट, है ना, जिसमें स्टेट का रोल जो है बहुत मिनिमम था, एक्सेप्ट गिविंग सम काइंड ऑफ चैरिटी या लैंड ग्रांट्स। राजा ज्यादा मगजमारी नहीं करता था, ब्यूरोक्रेसी के रूप में भी नहीं मगजमारी करता था सर, ठीक है। इनिशियली आप देखोगे तो पाठशाला के रूप में इसका डेवलपमेंट हुआ था, इट स्टार्टेड एज अ फॉर्म ऑफ पाठशाला सर, ठीक है, जहां पे टीचर के घर पे लोग जाते थे। एंड ये टीचर नॉर्मली आप देखोगे उपाध्याय होंगे या आचार्य होंगे, कोई भी वेदी द्विवेदी होंगे सर, ठीक है ना, गेटिंग अपॉइंट। और टीचर अपने कोर्सेज को अपने हिसाब से चलवाएंगे सर, ठीक है ना, गेटिंग अपॉइंट। तो ये भी आपको इसके अंदर से दिखेगा। मूल तरह से इसके सिलेबस के अंदर आपको एक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। इस सिलेबस के अंदर आपको यहाँ दिखता है कि आपको वेद का नॉलेज दिया जाता था या रिलीजियस एजुकेशन दिया जाता था, उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म की भी नॉलेज हो सकती है सर, ठीक है ना, गेटिंग अपॉइंट। और कैरेक्टर बिल्डिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले था सर, है ना, क्योंकि यही बोला गया था कि जीवन में कुछ कमाओ कि ना कमाओ, पर आचरण जरूर से कमाना सर, ठीक है ना, और नैतिकता कमाना सर, गेटिंग अपॉइंट। तो टीचर का कार्य ये था कि अपनी आगे की जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को, है ना, उसको बेसिकली कैरेक्टर आचरण सिखाए, उसको ज्ञान पास ऑन करे, द नॉलेज ऑफ द प्रीवियस जनरेशन शुड बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन सर, ठीक है, प्रेजेंट जनरेशन। तो इस प्रकार की कहानी आपको यहाँ से दिखेगी और इसी बेसिस के ऊपर से ये एजुकेशन सिस्टम चलती है। इसके लिए अलग अलग नाम दिखेंगे, कभी आपको पाठशाला दिखेगा, कभी आपको गुरुकुल दिखेगा सर, कभी आप देखोगे आपको मठ दिखेंगे सर, कभी आपको घटिका दिखेगा सर, है ना, गेटिंग अपॉइंट। तो यू फाइंड मल्टीपल नेम्स, आपको टोल दिखेंगे, टोल यू फाइंड अ वर्ड कॉल्ड एज टोल, टोल वर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द एंशिएंट अर्ली मिडिवल पीरियड के अंदर सर, है ना। फिर आपको चतुष्पति करके एक शब्द दिखेगा, यू फाइंड चतुष्पति सर, है ना। तो बहुत सारी कहानी आपको यहाँ से दिखेगी जो एजुकेशन के अंदर दिखती है सर, ठीक है। ये प्राचीन भारत का जो नेचर ऑफ एजुकेशन था उसमें एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि भारत की सोशियो रिलीजियस बिलीफ को ज्यादा ये दर्शाता था। सोशियो रिलीजियस बिलीफ का मतलब ये है कि भारत की धर्म की परंपरा है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि रिलीजन पूरा, पर धर्म का मतलब है ड्यूटी बेस्ड सिस्टम को सर, ठीक है ना। तो यू विल फाइंड कि एक ऐसे सिस्टम थी जहां कैंडिडेट या जो भी स्टूडेंट है उसको अपनी आचरण, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग, अपनी मॉरल अपलिफ्टमेंट के थ्रू पढ़ाने की कोशिश की जाती थी सर, ठीक है ना। सादी भाषा में ये जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे ये रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, जहाँ पे बोर्डिंग सिस्टम चलती थी। जैसे नालंदा सिस्टम के अंदर आपको पता होगा एक टाइम के ऊपर 10,000 विद्यार्थी रहते थे। तक्षशिला में भी आंकड़ा था करीबन 8,000 10,000 स्टूडेंट रहा करते हैं सर, ठीक है ना। जो फिक्स्ड टाइम का कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो नहीं होता था। फिक्स टाइम का कंसेप्ट का मतलब ये है कि देयर इज नो फिक्स टाइम ऑफ लर्निंग, है ना। जब तक टीचर को आप सेटिस्फाई नहीं करते हो तब तक आपको यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा सर, ठीक है ना, गेटिंग अपॉन। मैक्सिमम एज कभी कभी 25 साल तक जाती थी, कभी कभी 32 साल तक भी चली जाती थी सर, बेस्ड ऑन योर नीड्स एंड ऑन योर डीड्स एज वेल सर, ठीक है ना। और स्टूडेंट को बोला जाता था कि आप यंग एज से ही ज्वाइन कर दीजिए सर, ठीक है ना। तो ब्रह्मचारी फॉलो करना होता था, क्योंकि ये ब्रह्मचारी के रूप में ही आपका यहाँ पे दाखिला लिया जाएगा और आपको उपनयन के थ्रू यहाँ पे बेसिकली एंट्री मिलती है। उपनयन का मतलब ये होता है कि एक वो जैनों की सेरेमनी होती थी प्राचीन भारत के अंदर, आपको पता होगा थर्ड सेरेमनी कहते हैं उसको, द्विज प्रथा के रूप में कहा गया है, और उसके बाद उसको पाठशाला के अंदर इंक्लूड किया जाता था सर, गेटिंग अपॉइंट, है ना। तो ये पूरी की पूरी सिस्टम आपको यहाँ से दिखेगी सर, है ना। तो प्राइमरी एम जो है वो है एनरिचमेंट का, प्राइमरी एम जो है वो है एनरिचमेंट का, कि भाई कैंडिडेट यहाँ से कुछ सीख के जाए। ये एजुकेशन में रिलीजियस सिस्टम थी, पर हमेशा याद रखेगा कि ये रिलीजन कोई एक रिलीजन नहीं था सर, ठीक है। इट वाज मोर ऑफ द कैरेक्टर बिल्डिंग, मॉरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द कैंडिडेट सर, है ना। और भारत की जो कल्चर है, भारत का जो ट्रेडिशन है, भारत की जो हेरिटेज है ना, उसको बचाने का कार्य ये पाठशालाज और गुरुकुल किया करते थे सर, ठीक है ना, गेटिंग अपॉइंट। तो इनका कहानी यही है कि आप अपनी ड्यूटी बेस्ड चलिए सर, है ना। ड्यूटी बेस्ड एथिक्स को ज्यादा प्रमोट किया गया था और इसी के कारण भारत की जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम
सिस्टम है वो सर्वाइव करती है इन स्पाइट ऑफ कंटिन्यूअस फॉरेन इन्वेजन, है ना। प्राचीन भारत में कितने इन्वेजन हुए, ये सब इन्वेजन में एक जनरेशन ने तोड़ा, दूसरे ने फिर से रिक्रिएट किया, तीसरे ने तोड़ा, चौथे ने रिक्रिएट किया सर, ठीक है। तो एक पूरी की पूरी सिस्टम आपको दिखेगी, क्योंकि दूसरी जनरेशन कहीं ना कहीं उसको कोई राजा पेट्रोनेट दे देगा कि बोले यहाँ पे आके रहिए महाराज जी, आपके लिए गुरुकुल बना के देता हूँ और फिर मैं इंटरफियर नहीं करूंगा सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट। तो होता क्या है कि इसमें संस्कृत एजुकेशन दिया गया, लोकल एथिक्स टीच किए गए, रिलीजियस एजुकेशन में रामायण महाभारत जैसी चीजें, फिर वेद पढ़ाए गए सर, है ना, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया गया, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाया गया, मेडिसिनल साइंस पढ़ाए गए सर। आप देखिए कि तक्षशिला के अंदर वॉरक्राफ्ट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को सिखाया जाता था, इसके लिए तो आचार्य चाणक्य वहां से निकल के आए सर, ठीक है ना। सो यू विल बी अवेयर अबाउट दिस पॉइंट कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है सर। तो ओवरऑल आपको ये चीज दिखेगी कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम ट्रेडिशनली बहुत ही अद्भुत हुआ करते थे और उसमें गुरु शिष्य की परंपरा बहुत मैटर करती थी। इनफैक्ट गुरु शिष्य परंपराओं के द्वारा एजुकेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती थी और दूसरा ये है कि इसमें ज्ञान मार्ग को ज्यादा तवज्जो दिया जाता था, आचरण को ज्यादा तवज्जो दिया जाता था। तो गुरु के रूप में उसका रोल ये था, गुरु का जो भी था, कि अपने शिष्यों को अपने संतानों से अधिक रखा जाए सर, ठीक है। और शिष्यों का कर्तव्य ये था कि वो अपने गुरु के प्रति समर्पित रहे। गुरु जो कार्य देंगे बियॉन्ड लर्निंग वो भी करना है। तो गुरु का घर संभालना हो, गुरु के गाय भैंस को चराना हो सर, ठीक है, गुरु की साफ सफाई करनी है, आप जो क्लासरूम में पढ़ रहे हो सर, एवरीथिंग वाज एक्चुअली डन बाय द शिष्यज ओनली। एंड गुरु जो थे वो उनके फिजिकल, उनके मॉरल, उनके सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए भी कार्य रहेंगे, तो उनको अलग अलग प्रकार से शिक्षा देते थे। इसमें शस्त्र भी था, इसमें शास्त्र भी था सर, ठीक है। तो लोग जब गुरुकुल में जाते थे तो यू फाइंड द शस्त्र एंड द शास्त्र बोथ वर टॉट, है ना। और इसमें कोई फॉर्मल एग्जाम नहीं हुआ करती थी पासिंग आउट के लिए सर, ठीक है। गुरु अलग अलग प्रकार के टेस्ट लिया करते थे और ये टेस्ट के थ्रू आपको एग्जाम को क्लियर करना होता था सर, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द आइडिया ऑफ द टीचर कि भाई आप क्या सोच रहे हो सर, है ना। जैसे कि एक टाइम के ऊपर आप पकड़ने की कोशिश करिए कि एक एग्जाम ली जाती थी जहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, पहले के टाइम के अंदर लिखा पढ़ी होती थी, उसमें गुरु कभी भी नीडल पोक कर देते थे सर, ठीक है। वो नीडल पोक करते थे वो और कहते थे कि भाई यहाँ पे नीडल गिरी है, अब ये श्लोक को आपको एक्सप्लेन करना है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट ये कहाँ पे गिरी है सर, ठीक है। तो कहीं से भी निकाल के मैन्युस्क्रिप्ट में पिन कर दिया, बोले चलो इसको एक्सप्लेन कर दो सर, है ना। तो वो आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस वाला क्वेश्चन हो जाएगा सर, ठीक है ना। तो बेसिकली जब आपकी स्टडी खत्म होती है तो एक सेरेमनी होती थी जिसका नाम था संवर्तन सेरेमनी सर, ठीक है ना। ये संवर्तन सेरेमनी में आपको इस प्रकार की सिस्टम दिखेगी सर, गेटिंग पॉइंट। और जब संवर्तन सेरेमनी में आप पास आउट होते हो फाइनली सर, ठीक है, अनएक्सपेक्टेबल क्वेश्चंस कहीं से भी आएंगे सर, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स आपको पूछ दिया जाएगा। अगर गुरु सेटिस्फाई रहे आपके आंसर से कि भाई यू हैव एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी इलॉबरेट वे, आपको वो फिजिकल टास्क दे दिया जाएगा कि चलो इसको परफॉर्म करके आओ सर, ठीक है। तो उसमें अगर गुरुजी ठीक हुए आफ्टर सम इयर्स ऑफ योर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, तो आपको फिर उसके बाद छुट्टी दे दी जाएगी सर, ठीक है। देन यू विल बी गिवन द पोस्ट ऑफ स्नातक, आपको स्नातक बनाया जाता है, जिसे आजकल आप बेसिकली क्या कहते हो, ग्रेजुएट कहते हो सर, ठीक है ना। सो ये स्नातक की जो टर्मिनोलॉजी है उस टाइम पे दी जाती थी गुरु के द्वारा पदवी के रूप में, पर कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी सर, ठीक है। आपको उसके बाद गुरु दक्षिणा देनी होती थी। अब गुरु दक्षिणा के रूप में जो भी चीजें अफोर्ड कर पा रहे हो वो दे दीजिए सर, ठीक है। तो कोई गाय देता था, कोई फल देता था, कोई फ्रूट्स दे देता था, कोई अनाज कहीं से इकट्ठा करके आया, दोस्तों से थोड़ी बहुत मदद लेके भी चलो गुरु को दे दिया सर, ठीक है। और राजा भी गुरु दक्षिणा देता था। राजा ने एट टाइम्स आप देखिए तो जमीनें दी थी टीचर्स को कि भाई आप यहाँ इतना बढ़िया सिस्टम चला रहे हो, तो ये मेरा कर्तव्य भी है कि मैं आपके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करूं। तो नालंदा जैसे इंस्टीट्यूशन को तो 200 गांव की रेवेन्यू दे दी जाती है कि कार्य करिए सर, ठीक है ना। तो फॉर्मल एजुकेशन ऐसे तो नहीं था, बट एक पूरी प्रक्रिया चलती थी और ये संवर्धना सेरेमनी के बाद आपको स्नातक की डिग्री मिलती थी और फाइनली आपको टाइटल दिया जाता था एज अ उपाध्याय और एज आचार्य, एज अ वेदी, एज अ द्विवेदी और चतुर्वेदी सर, ठीक है ना, एज अ त्रिवेदी सर, है ना। कि अगर आप 2 वेद जानते हो तो द्विवेदी बोल दिया गया सर, है ना। एक वेद जानते हो तो वेदी या वेद पाठक बोल दिया गया, ये सरनेम आपको मिलती है सर, ठीक है, वेद पाठक, है ना। तो जो वेदों का पाठ्य करते थे उनके लिए 4 वेद जानते थे उनको चतुर्वेदी कह दिया गया सर, ठीक है। और कहा गया कि भाई आप ये लेगेसी को कंटिन्यू करिएगा। तो उनमें से कुछ लोग फिर से संसारिक जीवन में वापस आ गए, गृहस्थ आश्रम में आ गए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो फिर से गुरु शिष्य के रूप में नेक्स्ट जनरेशन को नर्चर करने का काम करेंगे सर, ठीक है। तो कहानी क्या है आप समझने की कोशिश करिए कि पूरी की पूरी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो है वो भारत के अंदर आपको इस प्रकार की एक एजुकेशन डेवलपमेंट के थ्रू मिलेगी और भारत के अलग अलग विस्तारों में डेवलप हो रही थी। तो पहले तक्षशिला, नालंदा जैसी संस्थाओं में आपको दिखेगा, विक्रमशिला दिखेगी, मिडिवल इंडिया तक आते आते मतलब 750 800 के बाद के पीरियड 1000 तक आते आते आपको सिंध में देबुल दिख जाएगा, थट्टा दिख जाएगा, मुल्तान दिखेगा, लाहौर दिखेगा, वहिंद वाज अ प्लेस जहां पे आपकी शाही डायनेस्टी रूल किया करती थी सर, ठीक है, जिनको गजनीज ने टॉपल करवा दिया था सर, ठीक है। वहां देखो प्लेस हुआ क्योंकि ये सब जगह पे टेंपल्स हुआ करते थे, जहां टेंपल्स हुआ करते थे इन सब जगह के ऊपर आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दिखेंगे। आपको कुरुक्षेत्र दिखेगा सर, है ना, आपको मथुरा दिखेगा, आपको प्रयाग दिखेगा, आपको वाराणसी दिखेगा, आपको कन्नौज दिखेगा, कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार पाल डायनेस्टीज की जो लड़ाई हो रही है वहां पे इन स्पाइट ऑफ दिस कनक बुर्ज वाज वेरी सेंटर फॉर लर्निंग एज वेल, है ना। अयोध्या दिखेगा, नालंदा है, विक्रमशिला है, फिर ये धीरे धीरे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए गए। उनमें से कुछ कुछ सेंटर्स अगर आप देखिएगा तो डेवलप होते हैं, बट उनका जो चार्म था, उनकी जो ग्लोरी थी वो नहीं मिलती है। बट इन स्पाइट ऑफ दिस इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, in some parts of West India, in some parts of East India, the Hindu institutions flourished or they redeveloped in the medieval era, but they lost their old glory. समझे आप लोग, ठीक है। तो पुरानी एजुकेशन सिस्टम आपको समझ में आई कि क्या हुआ करती थी। पुरानी एजुकेशन सिस्टम में आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी। अब इसकी जो स्लाइड्स का कंटेंट है उसको मैं कल डिस्कस करवाऊंगा, पर आज मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है सर, ठीक है। तो बिफोर दी सल्तनत केम टू इंडिया, इंडिया हैड अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम, है ना। एंड व्हेन द सल्तनत रूलर्स एक्चुअली इंपैक्टेड ओवर इंडिया, देयर वर मेनी पीपल हु फ्लेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसमें फिर से ट्रेडिशनल एजुकेशन डेवलप तो हुआ, पर इट लॉस्ट द ओल्ड ग्लोरी सर, है ना। तो जब सल्तनत रूल कर रहा था यहाँ पे सर, है ना, तो जो हिंदू एजुकेशन सिस्टम है, पाठशाला और गुरुकुल है, कुछ यहाँ पे बने हैं, कुछ यहाँ पे बने हैं, कुछ यहाँ पे बने हैं सर, ठीक है। बट उसका उतना रेलेवेंस नहीं होगा। तो आपको टू इंडिया का कांसेप्ट दिखेगा सर, समझे आप लोग। टू इंडिया में क्या होगा, एक तो इस्लामिक एजुकेशन बनने की शुरुआत होगी और दूसरी क्या होगी सर, फिर से 1200 के बाद सर, है ना, आपको यहाँ पे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो भी दिख जाएगा। पर ट्रेडिशनल एजुकेशन का जो चार्म है, ट्रेडिशनल एजुकेशन की जो पूरी ग्लोरी है वो लूज आउट हो जाती है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ एजुकेशन इज क्लियर सर, है ना। तो फर्स्ट पार्ट क्यों बताया आपको, क्योंकि अब सवाल आएगा कंपैरेटिव लर्निंग से आएगा आपको। और कंपैरेटिव लर्निंग में ये होगा कि भाई एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कमेंट कीजिए हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द मेडिवल एजुकेशन सिस्टम। मेडिवल में सल्तनत एजुकेशन सर, फिर मुगल्स में आएंगे, मुगल्स की भी थोड़ी बहुत बदलाव आपको दिख जाएंगे सर, पर मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको आइडिया रहना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें रहती है सर, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, लेट अस कंप्लीट दिस पॉइंट, है ना। तो कल हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे एजुकेशन के रिफॉर्म्स के ऊपर ही और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम आया सल्तनत में, उसमें रोल ऑफ सुल्तान की क्या कहानी है सर, है ना। तो आपका जो क्वेश्चन है वो तो बाकी है सर, चिंता मत करिए सर, ठीक है। क्वेश्चन बाकी है, आज हमने उसका प्रीफेस किया है, प्रीफेस मतलब उसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया है, उसका प्रोलॉग हमने किया है कि भाई ये क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था सर, ठीक है। बट टेलीग्राम ग्रुप डिलीट हो गया है, उसको एक दिन में फिर से रीडेवलप करेंगे सर, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप क्लास दोगे, आपने दिया है उसमें आर्ट एंड कल्चर हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है ना सर, प्रीवियस क्लासेस में देखिए ऑलरेडी कवर्ड। एंशिएंट इंडिया का पूरा आर्ट एंड कल्चर करवाया सर, लिटरेचर पढ़ा है, आर्किटेक्चर पढ़ा है, कंडीशन ऑफ वुमेन पढ़ा दी है सर, सब कुछ पढ़ा दिया है सर, ठीक है।
है ना यार। अमन ये पूछ रहा है कि सर एंशिएंट इंडिया का आर्ट एंड कल्चर करवाओगे, कैसे करवाएंगे सर? सिलेबस के साथ डायनेस्टी वाइज करवाया हुआ है मैंने, है ना। मौर्यस में देखिए तो मौर्यस का पूरा आर्ट एंड कल्चर करवाया है। गुप्ता का पूरा टेंपल आर्किटेक्चर में तो भाई साहब मैंने 6 घंटे वेस्ट वेस्ट तो नहीं किए, बट मैंने इनफैक्ट उसमें दिए है सर, ठीक है ना। तो आज आप स्पेसिफिकली मांगो, क्योंकि स्पेसिफिकल क्वेश्चन नहीं आते ना सर। पल्लवा का आर्ट एंड कल्चर अलग है, उसका अलग से टाइम दिया था, चोलास का आर्ट एंड कल्चर अलग से दिया है सर, ठीक है। नहीं टेलीग्राम पे एक यहाँ आंसर राइटिंग का हमने ग्रुप बनवाया था, बट वो कुछ अभी टेक्निकल एरर्स के कारण दिख नहीं रहा है, तो हम लोग कुछ नया क्रिएट करवा देते हैं सर, ठीक है। ऑलरेडी अबाउट 20 डूइंग। आप लाइव क्लास में आके रिकॉर्ड कर दीजिए, पूछ दीजिए। ये कोर्स खत्म नहीं होगा, दिस कोर्स विल कंटिन्यू अपिल नेक्स्ट मार्च, है ना। अभी पेपर 1 खत्म होगा आपका दिसंबर में सर, है ना। तो तब तक तो ये लाइव क्लास में आप कभी भी पूछ सकते हो, क्लास के बाद मैं 5-10 मिनट ऐसे भी एक्स्ट्रा देता ही हूँ सर, ठीक है। और उसके बाद जब पेपर 2 शुरू होगा तो उसमें भी पूछ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी सर, ठीक है। देखो लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं तो मैं आपको आराम से एंटरटेन कर पाऊंगा सर, आपकी जो भी क्वेरी होगी, डाउट्स होगी सर, दिक्कत नहीं होगी। तो आप रिकॉर्डिंग देखिए, कुछ क्वेरी होगी तो लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा मुझे, कभी भी पूछ लीजिएगा सर। तो एक आध दिन आगे पीछे होगा, बट आई विल बी एबल टू सॉल्व योर क्वेरीज ज़्यादातर सर। भाई क्या हो गया? भाई लेक्चर नंबर 67 ऑनवर्ड से 67 ऑनवर्ड से मेडिवल इंडिया शुरू किया सर। कैन आई टेक पेपर इन 2022? हाँ आप कर सकते हो अपने हिसाब से। आप 2023 में दे रहे हो ना? हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 2023 में दे रहे हो ना, तो अभी तो यू हैव गॉट 1.5 ईयर्स ना, तो दिक्कत नहीं होगी हमें, ठीक है। तो ये क्वेरी आपकी हो गई ना सर, ये बढ़िया है रास्ता। कौन टाइप करे इतना सारा, फटाफट फटाफट लिख के फोटो खींच के डाल दिया। स्मार्ट वर्क है सर। हम इतना सारा टाइप करेंगे, मास्टर कंफ्यूज हो जाएंगे, हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। फटाफट। ये कहाँ बैठे हो सर? कहीं आप कहीं टेरेस वेरेस पे बैठे लगते हो, या यहाँ ये किसका है? जुबा केसरी का पैकेट लग रहा है सर बाजू में सर, व्हाट इज दिस, है ना। पार्क में बैठे हो ना कहीं पे? मुझे लगा कहीं बाहर बैठे हो, है ना। और पहाड़ियों में बैठ के लोग अटेंड करते हैं सर, ये अच्छा है डिजिटल एजुकेशन। हेडफोन्स लगाए, कहीं पे मोबाइल लगा के बैठ गए सर, है ना। दिखता तो है ना सर, ठीक है। देखिए भाई हम ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि हमारी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स खत्म हो गई, है ना। आई एम हियर बाय माय चॉइस। समझे कि नहीं समझे? ऑब्जर्वेशनल स्किल्स तो वैसी है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुरंत ही दिख जाती है, समझे आप लोग, ठीक है। तो फोटोग्राफ से ही काफी सारी चीजें एनालिसिस कर पाते हैं ना सर। ये सिटिंग समवेयर आउटसाइड, यहाँ पे घास है, समझे, ये कहीं पैरापेट है बैठने की जगह, ये टूट गई है सर, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये सुबह केसरी है, पर ये ठीक है ना, इससे दूर रहिए आप लोग। चलिए सर, है ना, कल मिलता हूँ वापस, एंड कल डिस्कस करता हूँ वापस। चलिए बाय, प्लीज टेक केयर।